दे रहा हूँ आपको, इसलिए क्वेश्चन मैं जैसे दे रहा हूँ अभी देने दो, बाद में मैं क्वेश्चन बता दूंगा। तो देखो क्या होता है कि SN1 SN2 रिएक्शन में बता दिए थे ना कि SN1 में कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व होता है, SN1 प्रोसीड्स इन द टू स्टेप्स, SN2 प्रोसीड्स इन द सिंगल स्टेप। बेटा सिंगल स्टेप में मैंने बताया था ना कि कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। इंटरमीडिएट बनाने के लिए आपको कितना स्टेप पे ले जाना पड़ेगा, एटलीस्ट दो स्टेप में। तो आपने दो स्टेप में देखा था तो कौन सा इंटरमीडिएट बना था, कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन आपका मान लो 3 डिग्री अल्काइलाइड सही है, और इसको अगर हम लोग एल्कोहलिक एक्वस के वजह से रिएक्शन करवाएंगे तो ये SN1 फेवर करेगा कि SN2 फेवर करेगा, बताओ खुद से। SN1। SN1 करेगा। यहाँ पे आप SN1 करोगे। मैंने बोला था ना SN1 में 3 डिग्री ज्यादा फेवर करता है कंपेयर टू 2 डिग्री, 2 डिग्री ज्यादा फेवर, 3 डिग्री। ये सब सारे इन्फॉर्मेशन बता दिए थे। अब एक चीज बताने दीजिए, वहां पे देखो मैंने फर्स्ट रिएक्टिविटी लिया था किस पे, स्ट्रक्चरल पे। ब्रिजेट पोजीशन बताए थे ना, ब्रिजेट पोजीशन पे किसका ज्यादा रिएक्टिविटी लिए थे बेटा, बता दो तो। किसी का। अगर मान लो आपका ये SN2। कितना, देखो ये एक एक चीज देखो यहाँ पे मैंने ब्रोमीन दे दिया, यहाँ भी ब्रोमीन दे दिया, और यहाँ भी ब्रोमीन दे दिया। अगर 1 2 3 में अगर मैं रिएक्टिविटी और देखूंगा फॉर, रिएक्टिविटी और देखेंगे फॉर निक्लियोफाइल, मान लो कि निक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, कोई निक्लियोफाइल वहां पे अटैक कर रहा है, SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। तो मान लो मैंने यहाँ पे SN2 ही देखा, तो बताइए। सर तो वन बेटा सबसे ग्रेटर पहले देन थ्री वन ग्रेटर देन टू। 1 3 2। 1 ग्रेटर देन थ्री 3 greater than। ग्रेटर देन टू। यस, बट आपको पता है यहाँ पे 1 रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगा किसके रिस्पेक्ट में, 3 के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद हो जाएगा 2। रीजन क्या होगा देखना, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये कितना ब्रिज का है, ये ब्रिज कितना कार्बन का है, सब ब्रिज 2 कार्बन का। यहाँ का ब्रिज एक ही कार्बन का है, देखो आप लोग। तो बेटा एक ब्रिज, एक कार्बन का ब्रिज होता है ना, वो ज्यादा रिजिड होता है, एक ब्रिज का कार्बन मोर रिजिड देन द 2 कार्बन ब्रिज। और जैसे 3 कार्बन ब्रिज लोगे तो और भी फ्लेक्सिबल हो जाएगा, मतलब वो कार्बन ब्रिजेड पोजिशन कार्बन कैन अटेंड द कोप्लेनर ज्योमेट्री, बट 1 कार्बन ब्रिज 2 कार्बन ब्रिज कार्बन नेवर अटेंड द कोप्लेनर ज्योमेट्री। तो आप बताओ यहाँ से खुद से कि सबसे ज्यादा कोप्लेनरिटी आपका इसमें और इसमें जब जाएंगे तो कोप्लेनरिटी कहाँ पे नहीं गेन कर सकते हो, सबसे ज्यादा 2 में, इसीलिए 2 सबसे रिस्ट्रिक्टिव होगा। आई बात समझ में। सर 2 और 3 में कैसे किए, एक बार बोलेंगे? 2 और, नहीं नहीं, देखिए यहाँ पे कितना कार्बन का ब्रिज है बताइए। दो। यहाँ भी 2 ब्रिज है, यहाँ भी 2 ब्रिज है, हम्म। और यहाँ पे देखिए 2 ब्रिज है, 2 कार्बन का ब्रिज है, बीच में एक ही कार्बन का ब्रिज है। हम्म। एक ही ब्रिज रहने से वो बहुत रिजिड स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि देखो आप SN2 लो या SN1 लो, SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है इंटरमीडिएट में, हम्म। तो कार्बोकेटाइन क्या होता है, प्लेनर। हम्म। और SN2 में जब आपने गया था ट्रांजिशन स्टेट में, आपने sp2 कार्बन जनरेट किया था। हाँ। अब पॉसिबल। ब्रेड्स क्या, अब ब्रेड्स क्या बोलता है, ब्रेड्स का रूल स्ट्रिक्टली बोलता है कि ब्रिजेड पोजीशन में आप sp2 SP2 कार्बन नहीं नहीं दे होगा, सकते, हाँ। नहीं दे सकते आप। हम्म। लेकिन ये वैलिड तभी होगा जब ब्रिज ब्रिज कार्बन आपका 1 और 2 करेगा। अगर 3 और 4 कार्बन का ब्रिज बनाओगे तो ब्रिज आपका फ्लेक्सिबल होगा। हम्म। आपने देखा होगा, एक ब्रिज बनता है, ब्रिज आपने देखा होगा कि बहुत बहुत ज्यादा ब्रिज लेंथी होगा तो ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ब्रिज अगर शॉर्टर होगा तो बहुत रिजिड होता है, सिंपल थ्योरी है, डेली लाइफ में भी देखते हैं हम लोग। तो ब्रिज जितना स्मॉलर होता है उतना रिजिड स्ट्रक्चर होता है। और ये जो ब्रिज हेड पोजिशन होता है, ये ब्रिज हेड पोजिशन को प्लेनर नहीं हो सकता, को प्लेनर मतलब एक प्लेन पे sp2 कार्बन में नहीं आ सकता ये। हम्म। बेटा इसीलिए वहां पे नेवर यू हैव टू थिंक अबाउट द sp2, ये SN1 और SN2, इसीलिए उसको साइड करके रख दो आप। लेकिन होता क्या, ये तो बता दिया आपको, एक नॉर्मल कंडीशन बता दी, ब्रिज हेड पोजिशन का इम्पैक्ट बताए थे। फिर आपको बताए थे, एक और कंडीशन बताए थे, देखना वहां पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे किसका रिएक्टिविटी डिपेंड करता है, SN2 का या SN1 का, SN1 का। SN1। और स्टेरिक हिंडेंस पे किसका मैटर करता था, SN2 का। और मैंने बताया था बीटा अनसैचुरेशन दैट इज द एलाइलिक पोजीशन दोनों को फेवर करता है, SN1 को भी और SN2 को भी। बेंजाइलिक पोजीशन पे SN1 भी होगा, SN2 भी होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप दोगे तो फेवर करेगा SN2, और डोनेटिंग दोगे तो फेवर करेगा SN1। मैंने बताया था कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे बताए थे आपको। हम्म। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूँ,
रिएक्टिविटी जब मैंने एक बताया था वन, उसका दूसरा रिएक्टिविटी मैं बता रहा हूँ किस पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है रिएक्टिविटी। तो जैसे मैंने नेचर ऑफ सॉल्वेंट बताया होगा आपको, तो कितना टाइप का सॉल्वेंट होता है? पोलर एप्रोटिक, पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होता है। मतलब कैन डोनेट प्रोटॉन, कैन डोनेट प्रोटॉन। आप बताइए प्रोटॉन डोनेट कौन करेगा जिसका OH ग्रुप होगा? आप बताओ कौन डोनेट प्रोटॉन कर सकता है? वाटर कर सकता है डोनेट प्रोटॉन। एमियो। मेथाइल अल्कोहल डोनेट प्रोटॉन कर सकता है आपका। इथाइल अल्कोहल डोनेट कर सकता है प्रोटॉन। फॉर्मिक एसिड आपका प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। तो ये सब होता है पोलर प्रोटिक। एक होता है पोलर एप्रोटिक। एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में मैंने बताया था आपको, क्या बताया था याद करो, कि इसमें आ गया था आपका एसीटोन। डीएमएसओ, डीएमओ। यस। उसके बाद आया था एक DMSO। एक होता है DMF। और भी होता है लेकिन इतना याद रखो, जो एडवांस क्लास में और भी उसमें ऐड करेंगे, HMP ये सब ऐड करेंगे। तो ये पोलर अप्रोटिक, तो मैंने बोला था कि ये फेवर करता है किसको? इट फेवर SN1 मैकेनिज्म। मतलब ये सॉल्वेंट अगर होगा तो SN1 मैकेनिज्म होगा, और ये सॉल्वेंट होगा तो SN2। इट फेवर्स SN2 मैकेनिज्म। याद रखेंगे। अब देखो इसमें सबसे पहले होता क्या है, तो मैंने आपको बताया भी था, जैसे बिरला सेंटर में नहीं बताए थे, कस्बा सेंटर में बताए थे, कि SN1 क्यों होगा, तो कार्बोकेटायन आपका फॉर्म होता है। जैसे मान लो एक इलेक्ट मान लो कि एक सॉल्ट सोडियम आयोडाइड, बताओ ये वाटर में सॉल्युबल होगा या नॉट सॉल्युबल? सॉल्यूबल। सॉल्युबल होगा। बेटा Na+ एक्वस लिखते हो कि नहीं आप? हम्म। I- एक्वस लिखते हो, तो इसका मतलब होता है ये सॉल्वेटेड आयन सही है। सॉल्वेटेड जिसको जनरली हाइड्रेटेड बोलते हैं हम लोग। सोडियम आयोडाइड आपका एसीटोन में भी सॉल्युबल होता है। हाँ। लेकिन एसीटोन में आपको पता है कि Na+ का सॉल्वेशन होगा, लेकिन I- का सॉल्वेशन नहीं होगा। नहीं होगा। एक्सेस। ये सॉल्वेटेड, ये कैन नॉट बी सॉल्वेटेड। उसका रीजन क्या होता है देखो, उसका रीजन आपको पता होगा, देखिए आप लोग, कि Na+ आप लोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है कि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इसके पास है? पॉजिटिव। 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 एसीटोन का कौन से पार्ट से इंटरेक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ या कार्बन के साथ से? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। आपने किसको सॉल्वेंट का मतलब ही होता है कि एंड डाइपोल इंटरेक्शन के थ्रू इंटरेक्ट करेगा। पोलर सॉल्वेंट है तो उसका मतलब ही होता है एंड डाइपोल के थ्रू इंटरेक्ट करेगा वो। तो देखो इंटरेक्ट किया ये। हाँ बेटा बता दो, इस पे डेल माइनस होगा, ये डेल माइनस होगा, ये डेल माइनस होगा, ये डेल माइनस होगा, अभी ये इसके साथ इंटरेक्ट किया। आपने किसका सॉल्वेशन देखा है, किसको ट्रैप कर लिया अभी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स? एन। Na+ को। अब बेटा जो डेल प्लस इसका पार्ट है, डेल प्लस पार्ट है, वो हिंडर्ड है कि नहीं, इनसाइड द मॉलिक्यूल्स है कि नहीं वो? हम्म। तो देखो ये निगेटिव पार्ट्स है आउटसाइड पे, और पॉजिटिव पार्ट्स है इनसाइड पे, तो इनसाइड से वो किसी को ट्रैप नहीं कर पाएगा। मतलब ये एनायन को सॉल्वेट नहीं कर पाएगा। एनायन क्या होगा, फ्री होगा या ट्रैप हो गया वहां पे, फ्री हो गया। आप बताओ एनायन तो आपको सॉल्व किसके तरफ वर्क करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरफ। रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो गया, स्लो होगा, क्योंकि इजीली रिएक्शन सेंटर पे पहुंच जाएगा। आई बात समझ में? तो बताओ रिएक्शन सेंटर पे कौन इजीली पहुंचेगा, हाइड्रेटेड आयंस या सॉल्वेटेड आयंस आपका इजीली पहुंचेगा कि विदाउट सॉल्वेशन? So without solution. विदाउट विदाउट सॉल्वेशन। सॉल्वेशन। इसीलिए ये क्या होगा, एसएन आप आपको भी पता है कि रिएक्टिविटी में देखे तो आपने न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन पे कौन डिपेंड होता है, SN2। इसीलिए SN2 को ज्यादा फेवर करेगा। और SN1 में क्या होता है कि कार्बोकेटायन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लिविंग ग्रुप रहेगा तो ये डेल माइनस होता है, ये डेल प्लस होता है।
बेटा ये बॉन्ड को जब तोड़ते हो उसके बाद ही ना कार्बोकेटायन बनता है, बताइए। जी सर। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर वाटर आपको थोड़ा हेल्प कर देगा, अपना वाटर अगर नेगेटिव पॉजिटिव पोल के थ्रू अगर हेल्प कर देगा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा या स्लो हो जाएगा, बताओ। फर्स्ट। ये डेल प्लस आ जाएगा, डेल माइनस होगा, ये डेल प्लस होगा, ये डेल माइनस, ये डेल प्लस, ये डेल माइनस, ये डेल माइनस हो जाएगा तो इधर डेल प्लस, ये डेल माइनस तो ये डेल प्लस, ये डेल माइनस तो ये डेल प्लस। तो बताओ ये बॉन्ड को इजीली हो जाएगा कि नहीं टूटने में। अब बॉन्ड को अगर इजीली तोड़ दोगे और हाइड्रेशन के थ्रू, सॉल्वेशन के थ्रू कैटायन को अगर स्टेबलाइज कर दोगे, तो बताओ किसके लिए फेवर करेगा, SN1 या SN2 के लिए? सर SN1। SN1 के लिए। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि बेंजाइलिक पोजीशन पे, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया भी था, लेकिन एक बार और रिमाइंड दे रहा हूँ आपको कि बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या होता है, SN1 या SN2? SN1 SN1। मेजरली। बेंजाइलिक पोजीशन पे दोनों होता है, दोनों SN1 होता है, SN2 दोनों। SN1 मेजरली होता है। थायोफेनॉक्साइड लिए थे यहाँ पे, और अगर मान लो DMSO लिए तो कौन सा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या लिया आपने, DMSO। प्रोडक्ट। एप्रोटिक। तो कौन सा रिएक्शन होगा, SN2 हो जाएगा। हम्म। हाँ सर। देखो बेंजाइलिक पोजीशन जो होता है ये बीटा अनसैचुरेशन रहता है, ये फेवर करता है SN1 को भी SN2 को भी। लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट के नेचर से मैंने पकड़ लिया कि स्ट्रिक्टली यू हैव टू फॉलो द SN2। और SN2 में जब कायरल सेंटर पे वर्क करते हो तो बेटा क्या होता है, इन्वर्जन या रिटेंशन। कायरल सेंटर पे इन्वर्जन होता है, रिटेंशन होता है, बताइए। इन्वर्जन या रिटेंशन होगा कायरल सेंटर पे। इन्वर्स। इन्वर्जन। यस सर। इन्वर्जन होगा तो देखिए क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, ये SPH लेंगे तो इन्वर्जन हो गया आपका। और एक चीज क्या याद रखिएगा इसमें, देखिएगा एक चीज याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको कि ये जैसे मैंने बताया था, DMSO क्या था आपका, DMSO क्या था, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। डाइमेथाइल सल डाइमेथाइल, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। DMSO क्या था आपका, थोड़ा ऊपर डाइमेथाइल जाके एक सेकंड। सल्फॉक्साइड। तो ये क्या था, इसका स्ट्रक्चर यही था ना, ये बता देते, स्ट्रक्चर यही था ना। DMF क्या था बताइए तो। डाइमिथाइल डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड। फॉर्मेमाइड। डाइमेथाइल फॉर्मामाइड। डाइमेथाइल फॉर्मामाइड को आप लिखोगे तो ये H था। ये देखो, एक भी कंपाउंड में 3 डिग्री एमाइड का मैंने नेमिंग करवाया था, याद करो उसने यार, 3 डिग्री एमाइड का मैंने नेमिंग करवाया था। तो बेटा इसको फॉर्मामाइड, इसको फॉर्मामाइडी बोलते थे। और ये NN डाइमेथाइल था उसका। और इसमें DMF इसको शॉर्ट में बोला जाता है, इसको DMSO बोला जाता है। ये सॉल्वेंट हमेशा किसके लिए यूज करोगे आप, SN2 के लिए, SN2। SN2 के लिए। तो सही। चलिए नेचर ऑफ, बताइए। थोड़ा ऊपर जाएंगे सेक्शन। आप देखो कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे आपका जब भी क्वेश्चन देगा DMS से DMF को, आप देख नीट का क्वेश्चन देखो, जेईई मेन का, जेईई एडवांस का भी क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको। ये जो क्वेश्चन दिए थे ना, जेईई एडवांस का बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो उसमें DMSO देके दिया था। तो DMSO DMF याद रखो, और भी एक होता है HMPA, वो बताऊंगा आपको जेईई एडवांस की क्लास में। थर्ड फैक्टर क्या होगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे तो मैंने बता दिया, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप पे भी डिपेंड करेगा कि नहीं रिएक्टिविटी। जी सर। आप एक काम करो, एक सिंपल बता रहा हूँ आपको, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स आपका SN1 में क्या था, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट। फर्स्ट। अब बेटा फर्स्ट स्टेप में अगर लिविंग ग्रुप बेटर होगा तो बॉन्ड इजीली डिसोसिएट हो जाएगा, हम्म। हाँ। रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। हम्म। तो बता दो बेटर लिविंग ग्रुप फेवर किया कि नहीं, SN1 को फेवर किया। हाँ हाँ। सर, हाँ सर। SN2 में लिविंग ग्रुप जा रहा था, अटैकिंग एजेंट अटैक कर रहा था, हाँ। तो वहां भी लिविंग ग्रुप अगर ज्यादा बेटर लिविंग एबिलिटी होगा तो जल्दी भागेगा वहां से वो, हाँ। तो वहां भी रेट ऑफ रिएक्शन को फेवर करेगा। हम्म। मतलब एक बेटर लिविंग ग्रुप दोनों को फेवर कर सकता है, SN1 को भी SN2 को भी। जी सर।
तो इसका मतलब कि अगर सबस्ट्रेट के पास बेटर लिविंग ग्रुप है तो SN1 भी होगा, SN2 भी होगा। तो बेटर लिविंग ग्रुप फेवर बोथ SN1 SN2 reactivity. A better living group favors both SN1 and SN2 reactivity. मतलब दोनों के रिएक्टिविटी को फेवर करता है किसमें, बताइए आप लोग। लिविंग ग्रुप। आप बोलोगे कि लिविंग ग्रुप होगा कौन, बेटा बताओ। पुअर निक्लोफाइल बेटर लिविंग ग्रुप होगा, बेटर निक्लोफाइल पुअर लिविंग ग्रुप, ये होगा बेटर लिविंग So ग्रुप। better nucleophile. बेटर न्यूक्लियोफाइल। देखिए देखिए पुअर निक्लोफाइल होगा तो वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा, और स्ट्रॉन्गर निक्लोफाइल होगा तो पुअर लिविंग ग्रुप हो जाएगा वो। देखिए मैं बता रहा हूँ, एक चीज फंडा याद रखोगे ना तो बेटर होगा। एक चीज फंडा याद रखना, क्या सुन लो, ये हमेशा ऑलवेज नहीं होगा, लेकिन इस पे वर्क करना दे ज्यादा। क्या देखो, वीक एसिड क्या देता है आपका, निक्लोफाइल क्या होता है, कंजुगेट बेस होता है कि नहीं, ये बताओ। निक्लोफाइल पे तो जनरली देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज होता है। सिंपल बता दो, निक्लोफाइल जो होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है कि नहीं। जी सर। तो वीक एसिड आपका हमेशा देगा स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, देगा कि नहीं। बेस, और ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस आपका मे बी बेटर निक्लोफाइल हो सकता है। और बेटर निक्लोफाइल होगा तो क्या होगा, पुअर लिविंग एबिलिटी या बेटर लिविंग एबिलिटी। स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस, ये हो जाएगा स्ट्रॉन्गर निक्लोफाइल। लिख लेता हूँ यहाँ पे, स्ट्रॉन्गर निक्लोफाइल में लिख देता हूँ, दैट इज पुअर लिविंग ग्रुप या बेटर लिविंग ग्रुप। बोल रहे। बट मैं लिख देता हूँ बट नॉट ऑलवेज। ये ऑलवेज नहीं होता, लेकिन ये फंडा आपको बहुत काम देगा। ऑलवेज नहीं होता। तो जब भी आप याद रखना कि जब भी आप न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करोगे तो सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एसिड पे चले जाना, एक एक प्रोटॉन ऐड करके। मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे होगा, देखना। एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, स्ट्रॉन्गली देखना। न्यूक्लियोफाइल पोल लिविंग ग्रुप कैसे हो रहा है? ये स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस है, स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस है ये। हाँ तो वो बेटर न्यूक्लियोफाइल हुआ तो फिर पोल लिविंग ग्रुप कैसे हो रहा है? वो जल्दी टूटेगा ना दूसरे नहीं नहीं, न्यूक्लियोफाइल वो सेंस में। नहीं 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 नहीं, सुनिए बता रहा हूँ, सुनिए। एक सिंपल थ्योरी बताता रहा हूँ कि वीक एसिड जो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस देता है आपका, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस में बॉन्डिंग एबिलिटी ज्यादा होता है। मतलब ज्यादा बॉन्ड बनाना चाहता है वो इजीली, मोर टेंडेंसी टू फॉर्म द बॉन्ड विद इलेक्ट्रोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है, इट हैज द मोर टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड विद द इलेक्ट्रोफाइल। आप किसी को अगर स्ट्रॉन्गर, मान लो किसी को आप स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बोले, दैट इज मोर टेंडेंसी टू फॉर्म या मोर टेंडेंसी टू अटैक ऑन एन इलेक्ट्रोफाइल। बताओ न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे या न्यूक्लियोफाइल पे ही अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल पे। Electrophile. स्ट्रॉन्गर निक्लोफाइल है, इसका मतलब देखो, बेसिसिटी से कंपेयर मत करना, बेसिसिटी डिफरेंट होता है, वो बताने जा रहा हूँ। अगर आपके पास स्ट्रॉन्गर निक्लोफाइल है तो उसका मोर टेंडेंसी टू अटैक ऑन एन इलेक्ट्रोफाइल। अगर इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा तो बेटा वो पुअर लिविंग ग्रुप होगा कि बेटर लिविंग ग्रुप होगा, आप ही बताइए। So poor होगा. पुअर लिविंग ग्रुप होगा। अगर टेंडेंसी टू अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल अगर पुअर हो जाएगा तो फिर आप बेटर लिविंग ग्रुप हो जाएंगे। यस सर। हाँ हम्म। सर. एक सिंपल थ्योरी बता रहा हूँ। जनरली क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल आपका निगेटिव चार्ज कैरी करता है। अब बेटा उस निगेटिव चार्ज को अगर रेजोनेंस के थ्रू अगर स्टेबलाइज कर दोगे तो फिर उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी लेस हो जाएगा ना। जी। मैंने क्या बताया, न्यूक्लियोफाइल में जनरली निगेटिव चार्ज होता है। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल में नेगेटिव चार्ज नहीं तो वो तो पुअर न्यूक्लियोफाइल है, वो तो न्यूक्लियोफाइल वीक या पुअर पुअर न्यूक्लियोफाइल में उसको रखते हैं हम लोग। तो देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको,
एक सिंपल मैं बता रहा हूँ आपको, देखना यहाँ पे CH3SO2 माइनस, या इसको CF3 कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे लिख दिया मैंने फेनॉक्साइड, यहाँ पे मान ली लिख दिया मैंने इथॉक्साइड, यहाँ पे मैंने लिख दिया एसीटेट। अब बता दो, ये जितना भी ग्रुप लिए इसका करस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा? फर्स्ट का बताइएगा। CF3SO2H। सब में H प्लस ऐड कीजिए, हाँ। कंजुगेट एसिड बना लेना। कंजुगेट एसिड बनाओगे तो बनाओगे CF3SO3H बनाएंगे आप। इसका हम्म। बनाएंगे आप फेनॉल, इसका बनाएंगे आप इथाइल अल्कोहल, इसका बनाएंगे आप एसिटिक एसिड, इसको बोला जाता है एसिटिक एसिड सी। आप बताओ तो बेटा एसिटिक ऑर्डर क्या होगा इसका? SO3H सबसे श्री होगा, ईशान बताइए। सल्फोनिक एसिड है वो हाँ वो सर। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होगा। उसके बाद आप किसको लोगे? एसिटिक एसिड्स को। एसिटिक एसिड। उसके बाद आप लोगे फेनॉल को। फेनॉल। और उसके बाद किसको लेंगे? अल्कोहल इथेनॉल। को, इथाइल अल्कोहल। अब बताइए, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस तो वीक होगा। यस सर। और वैसे भी एक सोचो, एक लॉजिकली सोचो कि CF3 और ये सल्फाइड जो होगा, ये सल्फेट, इस पे देखो रेजोनेंस के थ्रू ये जो निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का देख रहे हो वो कितना कितना ऑक्सीजन पे डिस्पर्स करेगा? 3 ऑक्सीजन पे। यस सर। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बेटा 3 ऑक्सीजन पे डिस्पर्स कर रहा है कि नहीं आपका? जी सर। और ये फ्लोरीन क्या करेगा? इफेक्टिवली माइनस आई इफेक्ट के थ्रू और भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लो कर देगा। हम्म। आपको क्या लगता है बहुत स्टेबल कंजुगेट बेस नहीं है ये? हाँ हाँ। अब बहुत स्टेबल कंजुगेट बेस होगा तो फिर बेटा लिविंग ग्रुप नहीं हो जाएगा, हम्म हम्म। तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम नहीं होगा, बताइए आप खुद से। हम्म। हम्म। और इथॉक खुद सोचो, इथॉक्साइड पे अगर मान लो इथाइल अल्कोहल का इथॉक्साइड पे अगर मैं निगेटिव चार्ज दे के रखो तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई है ही नहीं। नहीं। ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो और भी डेंसिटी ऑफ निगेटिव चार्ज बढ़ा देगा। हाँ हाँ सर हाँ। तो बेचारा एक तो रो रहा है, वो तो रो रहा है कि मेरे को बचाओ बचाओ, लेकिन और भी उसको बस बोला कि ले भाई तुम और जाओ और जाओ और जाओ। मतलब कि वो बेचारा हालत खराब हो गया उसका, तो वो बेटर निक्लोफाइल का भी वो क्या हो सकता है? बेटर निक्लोफाइल हो सकता है। बोलेगा जल्दी से जल्दी चाहेगा कि निगेटिव चार्ज को खत्म करो जाके। तो बेटा बताओ वो पुअर निक्लोफाइल या बेटर निक्लोफाइल? बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो आप बताइए बेसिक ऑर्डर क्या हो जाएगा? बेसिक ऑर्डर जाएंगे तो क्या होगा इसमें? बेसिक ऑर्डर किसका ज्यादा हो जाएगा सबसे ज्यादा? ETOH। ETOH। इथॉक्साइड का, राइट। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कंजुगेट बेस, अब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। उसके बाद किसका हो जाएगा बताइए? फेनॉक्साइड। हाँ सर फेनॉक्साइड। उसका एसीटेट। हम्म। उसका CF3SO2O-। हम्म। अब बता दो, मैंने क्या बोला? जो बेसिक ऑर्डर रन करता है वही रन करता है न्यूक्लियोफिलिसिटी भी। तो बताइए न्यूक्लियोफिलिसिटी, या उसी को न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर बोलेंगे? बताओ किसका ज्यादा हो जाएगा? इथॉक्साइड का। इथॉक्साइड का। उसका किसका हो जाएगा? फेनॉक्साइड। फेनॉक्साइड। उसके बाद एसीटेट। एसिटेट। उसके बाद CF3SO2O-। बताओ तो लिविंग एबिलिटी किसका ज्यादा होगा? CF3SO2। CF3, ये जो देख रहे हो ये बेटा बहुत बेटा लिविंग ग्रुप होगा, ऐसे लिख दिया मैंने ये। उसके बाद किसका होगा? एसीटेट का। एसिटेट। उसके बाद क्या होगा? फेनॉक्साइड का। फेनॉक्साइड। अच्छा ये बताओ तो जितना भी मैंने यहाँ पे निक्लोफाइल लिखा सब में कॉमन क्या है? सबका डोनर साइड क्या है? ऑक्सीजन है कि नहीं? हम्म। बेटा जब डोनर साइड एक होता है ना तो आंख बंद करके न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिक ऑर्डर को फॉलो करता है, याद रखना, याद रखोगे। हम्म। अगर डोनर साइट एक होगा, याद रखना डोनर साइट अगर एक होगा तो बेसिसिटी हमेशा न्यूक्लियोफिलिसिटी को फॉलो करता है। आप बताओ यहाँ पे लिविंग एबिलिटी आपने किसका देखा? CF3SO2। SO2। अच्छा,
SO2 इसको होगा। क्या बोला जाता है पता है आपको? ये जो CF3 जो देखते हैं आप लोग, इसको बोला जाता है ट्रिफलेट। इसको बोला जाता है ट्रिफलेट। इसको शॉर्ट में ली बोला जाता है, क्या मैं बोलता हूँ इसको? ट्रिफलेट। शॉर्ट में बोला जाता है, ये दिया जाएगा OTF। और ट्रिफलेट जो होता है ना, सुपर लिविंग ग्रुप होता है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से बेटर लिविंग ग्रुप नहीं मिलेगा आपको। प्रोसाइलेट होता है, ब्रोसाइलेट होता है, मेसाइलेट होता है, सब इसी के डेरिवेटिव्स होता है। ये सब बेटर लिविंग ग्रुप होता है। लेकिन ये ट्रिपलेट जो होता है, ये सुपर लिविंग ग्रुप होता है। अगर इस सिंबल में इसको लिखा जाता है OTF, हिमांशु पांडे या MS1 बना होगा ना, तो OTF लिखा रहेगा कहीं पे, तो पकड़ लोगे क्या है वो ट्रिपलेट। हम्म Yes. ट्रिपलेट ट्रिपलेट क्या होता है? सुपर लिविंग ग्रुप होता है। अगर कोई मान लो न्यूक्लियोफाइल, मान लो कोई लिविंग ग्रुप है, जैसे OH क्या होता है? लिविंग ग्रुप होता है, लेकिन बहुत पुअर लिविंग ग्रुप होता है। तो OH पुअर लिविंग ग्रुप को टोसाइलेशन के थ्रू बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं, इसी टाइप के टोसाइलेशन में। और फिर रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट हो जाता है वहां पे। तो वो सब आगे पढ़ाने वाला हूँ, टोसाइलेशन प्रोसाइलेशन क्या होता है, उसका क्वेश्चन पूछता है। अभी याद रखिएगा कि ट्रिपलेट आपको मिला बेटर लिविंग ग्रुप। आपने देखा यहाँ पे कि लिविंग एबिलिटी, निक्लोफिलिसिटी, निक्लोफिलिसिटी पर्टिकुलरली किस ऑर्डर को, किसको फॉलो करते हैं? बेसिसिटी को। आई बात समझ में? तो ये ऑलवेज नहीं होगा, लेकिन मैंने बोला कि जनरली आपको ये फॉलो करना है। तो ये एक्सेप्शन कहाँ पे, वो मैं बताने जा रहा हूँ अभी, देखो। अच्छा ये बता दो, अभी तक जितना भी मैंने निक्लोफाइल लिया, उसमें एक्टिव एटम कौन था? कौन बॉन्ड बनाने के लिए जा रहा था? ऑक्सीजन या अदर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। 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 अगर मान लो डोनर साइड जहां से वो बॉन्ड बनाने जा रहा है, अगर वो डिफर कर जाएगा, तो फिर निक्लोफिलिसिटी क्या होगा वो बता रहा हूँ आपको, देखो। देखो मैं क्या बता रहा हूँ अभी। निक्लोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन। और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है बताइए? टेंडेंसी टू अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल। तो दोनों इलेक्ट्रोफाइल। एक ही चीज है कि दोनों डिफरेंट है? डिफरेंट होता है। डिफरेंट। देखो इसमें क्या लिख रहा हूँ, देखो। इफ ऑल एक्टिव एटम, एक्टिव एटम का बेटा मतलब क्या होता है? जो बॉन्ड बनाने जा रहा है। फॉल इन ए पीरियड। फिर से सुनो, अगर एक्टिव एटम अभी जितना भी लिया था, सबका एक्टिव एटम क्या था? ऑक्सीजन था। तो मैंने बोला कि इफ ऑल एक्टिव एटम फॉल इन ए पीरियड, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बेसिक ऑर्डर को फॉलो करता है, याद रखोगे? अच्छा, पूरे पीरियड के लिए चलेगा। पूरा किसी भी पीरियड में जाएंगे, किसी भी पीरियड में जाएंगे, और किसी भी पीरियड में अगर आपका एक्टिव एटम एक ही ग्रुप को फॉलो कर गया, एक ही पीरियड फॉलो किया, तो आप हमेशा फॉलो, चाहे वो आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लो या पोलर एपोटिक सॉल्वेंट लो, कुछ भी लो, न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम रहेगा बेसिक ऑर्डर का। एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पे। मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल लेके बता, मैं देखो एग्जाम्पल। एक्टिव एटम क्या है, एक बार बोलो। नहीं नहीं, क्या बताइए? एक्टिव एटम क्या है, एक बार बोलो। वही वही बता रहा है, एक्टिव एटम बता रहा है बेटा, वही बता रहा हूँ, देखो। अगर मेरे पास CH3 माइनस है, अगर मेरे पास NH2 माइनस है, अगर मेरे पास OH माइनस है, अगर F माइनस है, तो मैं डोनर जो एटम है उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। देखो तो बेटा, डोनर एटम कौन है? CH3 माइनस में डोनर साइड कौन है? कार्बन। अगर CH3 माइनस को आप फ्रीडम दोगे बॉन्ड बनाने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने के लिए, तो हाइड्रोजन के थ्रू अटैक करेगा या कार्बन के थ्रू अटैक करेगा वो? Carbon. कार्बन के थ्रू अटैक करेगा। NH2 माइनस को बेटा अगर अलाउ करोगे, तो किसके थ्रू अटैक करेगा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन। के थ्रू। OH माइनस को अगर बेटा फ्रीडम देंगे, तो ऑक्सीजन के थ्रू। हम्म। और F माइनस तक हो जाए, तो ये सब एक्टिव एटम हो गया आपका। मतलब न्यूक्लियोफाइल जिस एटम के थ्रू बॉन्ड बनाने जा रहा है इलेक्ट्रोफाइल के साथ, उसको बोलते हैं एक्टिव एटम्स। So these are the active atoms: carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. These are the active atoms. Now tell me, all these active atoms fall in a period?
हाँ सबका सब पीरियड में फॉल कर रहा है। हाँ सर। सबका करस्पॉन्डिंग एसिड बना लेंगे तो बेसिक ऑर्डर आ जाएगा, बेसिक ऑर्डर पकड़ के अपने आप निक्लोप्लिसिटी ऑर्डर आ जाएगा। आप ये बता दो, एसिडिक ऑर्डर जब आपने पढ़ा था तो CH4 से ज्यादा एसिडिक NH3 होता है, NH3 ज्यादा एसिडिक होता है वाटर से, उससे ज्यादा एसिडिक होता है HF। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था। तो बेसिक ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका रिवर्स, CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस। बेटा बताओ निक्लोप्लिसिटी क्या हो जाएगा। F माइनस OH माइनस CS। नो 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 नो, निक्लोप्लिसिटी ऑर्डर को ही फॉलो करता है ये। ओ हाँ सर। देखो मैंने लिख दिया था। हाँ हाँ जी सर। मैंने लिख दिया था कि आप कुछ भी मीडियम लो बेटा, अगर एक्टिव एटम एक ही पीरियड में आ गया तो नेवर यू हैव टू थिंक अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कुछ नहीं वहां पे दिमाग में आपके आना चाहिए। एक ही फॉलो करो, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बेसिक ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बेसिक ऑर्डर। आप क्या करना, न्यूक्लियोफाइल दे देगा तो जनरली कंजुगेट बेस ही देता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एसिड बना लेना, एसिडिक के संग कंपेयर करके न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिक ऑर्डर को कोरिलेट कर देना। आई बात समझ में। जी सर। F माइनस CH3 माइनस NH2 माइनस का बहुत सारा एग्जाम्पल आपने देखा होगा बहुत सारा बुक्स में, तब पकड़ में आ जाएगा कौन आपका बेटा निक्लोफाइल है। बेटा ये देख लो ना, CH3 माइनस पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लोगे ना, कभी ये लिविंग ग्रुप नहीं होगा, कभी ये लिविंग ग्रुप नहीं होता, ये बेटर निक्लोफाइल होता है, इससे स्ट्रॉन्गर निक्लोफाइल कोई मिलने वाला भी नहीं है आपका CH3 माइनस से। पूरा केमिस्ट्री पढ़ लो, कहीं भी देखना कि OH माइनस जनरली नहीं जाता है। E2 रिएक्शन आपको पढ़ाए थे 11th में, एलिमिनेशन, कभी भी OH माइनस लिविंग ग्रुप नहीं होता। तो ये सब जो देख रहे हो ना, ये सब बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर फाइंड कर लिया आपने, लेकिन दीज ऑल आर द पुअर लिविंग ग्रुप। इवन आप अल्काइल फ्लोराइड पे हॉफमैन प्रोडक्ट लाते थे, सेटजेप नहीं आता था, याद करो, क्योंकि ये पुअर लिविंग ग्रुप है। हाँ सर। तो ये सब थोड़ा याद रखिएगा। अल्काइल फ्लोराइड पे बताएंगे, वो भी यहाँ भी टॉपिक आएगा, देखना कि सेटजेप प्रोडक्ट बना ये हॉफमैन बनाते थे। आप देखो अब कहाँ से स्टार्ट होगा ये। इफ ऑल एक्टिव एटम्स fall in a period in a group, अगर एक ग्रुप में आ गया तो फिर यहां से क्या करेंगे देखना। इफ ऑल एक्टिव एटम fall in a group in gas phase, बेटा जब गैस फेज में जाओगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बेसिक ऑर्डर को ही फॉलो करता है, याद रखोगे। इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट अगर दे देगा आपको तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बेसिक ऑर्डर को ही फॉलो करता है। बताओ अभी तक एक्सेप्शन है आपका, बताइए। नहीं है। अगर आप DMSO में रिएक्शन करवाएंगे या आप एसीटोन में रिएक्शन करवाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बेसिक ऑर्डर को ही फॉलो करेगा, मतलब अभी भी न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिक ऑर्डर को ही फॉलो करता। इसीलिए मैंने जानबूझ के आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बता दिया था 11th में, ताकि आप पकड़ पाओ ये सब। अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में अगर लेंगे, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, और एक्टिव एटम फॉल इन ए ग्रुप, बेटा याद क्या रखना, सुनो, यहाँ पे एक्सेप्शन है। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर हमेशा रेसिप्रोकल ऑफ बेसिक ऑर्डर होता है, बस यहीं पे एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। नहीं तो आपका जनरल ट्रेंड्स होना चाहिए, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बेटर न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कंजुगेट बेस पुअर न्यूक्लियोफाइल बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर न्यूक्लियोफाइल पुअर लिविंग ग्रुप। चलो एक एग्जांपल दे इस सबका, कॉपी किया आपने, एक एग्जांपल देता हूँ सबका। जी सर। देखिए
एक काम करो, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑल दिस न्यूक्लियोफाइल ऑफ द सेम ग्रुप। बताओ बेटा, एक्टिव एटम फ्लोराइड का क्या होगा? फ्लोरीन। एक्टिव एटम ऑफ क्लोराइड क्लोरीन, एक्टिव एटम ब्रोमाइड ब्रोमीन, एक्टिव एटम ऑफ आयोडाइड आयोडीन। मतलब ये itself these halides will participate in bonding with the electrophile. Yes. अब ये बताइए आप लोग खुद से कि अगर मान लो कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर मैं लूंगा यहाँ पे इन एसीटोन, तो आपने एसीटोन में किसको लिया? पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया आपने? पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक। इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में आपने देखा था किसका सॉल्वेशन नहीं होता था? न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेशन नहीं होता था। हम्म। तो फ्लोराइड को तो आप सॉल्वेट नहीं कर पाओगे, तो बेटा नहीं। बता दो कि सबसे स्मॉलर साइज किसका? गैप माइनस का होगा। हाँ। तो बताओ तो, रिएक्शन सेंटर पे सबसे पहले कौन भागेगा? F माइनस। एफ एफ माइनस। 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 एफ माइनस भागेगा, तो एफ माइनस के बाद क्लोराइड, उसके बाद ब्रोमाइड, उसके बाद आयोडाइड। आप एक काम करो, मेरे को बता दो, एसिडिक ऑर्डर आपने देखा था, क्या था एसिडिक ऑर्डर? एच एफ से स्ट्रॉन्ग एसिड था कि नहीं? HCl। हाँ। एच है। हम्म। तो बेसिक ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। हाँ। देखो बेसिक ऑर्डर को भी फॉलो कर रहा है कि नहीं? हाँ. ये जो बेसिक ऑर्डर है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर? फॉलो करो। हाँ सर। और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर जाएंगे इन वाटर में। मैं वाटर का बात कर रहा हूँ, तो आप कहाँ आ गए? वाटर पोलर प्रोटिक होता है। I माइनस छोटा था, B माइनस छोटा। आप जब जाएंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, तो आपका बेसिक ऑर्डर का क्या हो जाएगा बता दो? रिवर्स। न्यूक्लियोफिलिसिटी हो जाएगा। ऑपोजिट यहाँ हो पे जाएगा। बेटर हो जाएगा आई माइनस, उसका बाद हो जाएगा ब्रोमाइड, उसका बाद हो जाएगा क्लोराइड, उसका बाद होगा फ्लोराइड। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होगा? तो सुनो, तो यहाँ पर एसिडिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है। एसिडिक ऑर्डर फॉलो करें, वो रीजन बता रहा हूँ आपको। देख, सबसे पहले सुनिएगा, एक सिंपल बता रहा हूँ आपको तरीका। आप सबसे पहले ये बताओ बेटा कि एफ माइनस का चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है, हाँ। और एफ माइनस यदि स्मॉल साइज होगा तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा कि नहीं वाटर के साथ? हाँ हाँ। उसके साइड, उसके सराउंडिंग में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन वाटर आ जाएगा। हाँ। हम्म। हाइड्रोजन ज्यादा आने से आपका साइज क्या हो जाएगा? रिड्यूस, हाई हो जाएगा। भाई हाँ। हाँ। साइज अगर बड़ा हो गया तो फिर आप कहाँ होगे? तो फिर तो बल्कि हो गए, तो फिर तो आप लुढ़कते लुढ़कते पंडित क्या था, कुंफू पंडा की तरह घूमते रहो, ऐसे चलते रहो, ऐसे लुढ़कते लुढ़कते। मतलब ये ऐसा हो गया ये। आप बता दो, आई माइनस का साइज क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है। बड़ा होता है। हाँ। तो वो तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ गैदर नहीं कर पाएगा। नहीं। हाइड्रेटेड साइज तो उसका स्मॉल होगा। हम्म। तो अगर मैं साइज का बात करूंगा तो हाइड्रेटेड साइज तो एफ माइनस एक्वस बड़ा होगा किससे? कंपेयर टू द आयोडाइड एक्वस। हाँ। Yes. अब बताओ बेटा निक्लोफाइल कौन होगा? तो आई माइनस। पोलराइजेशन पे हो रहा है। आयनिक मोबिलिटी वो सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लोग पढ़ाते हैं वहाँ पे, तो वो चांस रूल से ग्रोथोस। रिलेट कर सकते हैं इसमें। सब पीरियोडिक टेबल में जो था वो। हाँ, तो पीरियडिक टेबल में जब जाएंगे, तो पीरियडिक टेबल में जब हम लोग पढ़ाए थे तो वहाँ पे हाइड्रेटेड साइज एक फजेंस रूल के थ्रू बताए थे। चांस रूल, तो हाँ। हाँ, फजेंस रूल लगाएंगे तो एफ माइनस का चार्ज डेंसिटी ज्यादा है आपका। हम्म। तो कैटायन आयन का चार्ज डेंसिटी जितना आप स्मॉलर, जितना ज्यादा डेंसिटी रखेंगे, दैट पर्टिकुलर आयंस able to interact with the large number of water molecules with stronger ion dipole interaction. पोलराइजिंग कैपेसिटी ज्यादा था। यस, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है उसका, पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगा उसका। हम्म। उसके चलते क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल इंटरेक्शन करेगा वो वाटर के साथ। हम्म। तो हाइड्रेटेड साइज, हाइड्रेशन इंथैल्पी फ्लोराइड का अमंग ऑल हैलाइड्स, हैलाइड जितना भी होता है उसमें सबसे हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा होता है फ्लोराइड का। और फ्लोरीन का बॉन्ड वीक होता है, दैट मेक द फ्लोरीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा आपको। और 11th में आपने अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा भी होगा, तो फ्लोरीन से बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केमिस्ट्री में नहीं है। फ्लोरीन से बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केमिस्ट्री में नहीं है। और लिथियम से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट आपको केमिस्ट्री में नहीं है। ये एक्वस सॉल्यूशन का बात करो, नॉन एक्वस का नहीं। अच्छा। अगर आपको पूरा केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताएंगे, देखना वहाँ पे जब आप जे एडवांस का क्वेश्चन देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, कहाँ पे
कौन सा रिएक्शन होगा नहीं होगा, कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा किसको रिड्यूस करेगा, तो उसका थ्योरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे होता है ये। तो आप याद रखिएगा कि फ्लोरीन से बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको कोई नहीं मिलेगा। फ्लोरीन को कोई नहीं ऑक्सीडाइज करता, फ्लोरीन सबको ऑक्सीडाइज कर देता, इसलिए फ्लोरीन को बनाना सबसे टफ होता है। बहुत स्पेशल मेथड से फ्लोरीन को बनाते हैं हम लोग। चलिए, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर समझ में आ गया बेसिक ऑर्डर का। अब आप बता दो, देखना यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर एच माइनस का ज्यादा होगा कि नहीं OH माइनस से? क्यों नहीं होगा बताइए? सल्फर तो नीचे है, और नीचे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बढ़ता है। सब वाटर का ही है, कुछ नहीं मेंशन करेगा इसका मतलब एक्वस मीडियम आप लेके चलो। अच्छा। न्यूक्लियोफिलिसिटी और जाएंगे, हम्म। आर तो एसिडिक सेलेनाइड जो होगा ये ज्यादा होगा। क्या बताइए? सेकंड का ज्यादा होगा कि नहीं बताइए, ये सही लिखे कि देखो, सल्फाइड अल्काइल सल्फाइड लिए, अल्कोक्साइड लिए, अल्काइल सेलेनाइड लिए अपने, यहाँ पे टॉप टू बॉटम क्या था, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ता था कि नहीं आपका? हाँ सर। तो उसी के रिस्पेक्ट में सब ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर आपका इथॉक्साइड देंगे, अथायो इथॉक्साइड देंगे, कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा? थायो ETS इथॉक्साइड। माइनस। थायोथॉक्साइड। थायो इथॉक्साइड, मतलब सल्फर न्यूक्लियो सल्फर जो होता है ना बेटर डोनर होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन। आप एक काम करो, न्यूक्लियोफाइल है तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पे डोनर होंगे, मतलब बॉन्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन पे डोनर होंगे कि एक्सेप्टर होंगे? आप donor, डोनर। डोनर होंगे। आप खुद से सोचो, डोनर होगा एनर्जी लेवल लेंगे तो आपका ये क्या होता है ना कि पाई, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। क्या होता है ये? एंटीबॉडी। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसका रहता है? ये इलेक्ट्रोफाइल का रहता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। और ये जो डोनर साइड्स होता है, ये देखो ये डोनर साइड मैंने लिया, ये ऑक्सीजन का लिए, सल्फर का लिए, ऑक्सीजन का ये कौन सा है मैं बता रहा हूँ आपको, देखना। ये डोनर साइड ऑक्सीजन का जो होता है ये sp3 होता है, ये ऑक्सीजन का ये। और ये sp3 कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है किसका? सल्फर का। बेटा बताओ, सल्फर ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? ऑक्सीजन। 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 ऑक्सीजन जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो एनर्जी होगा नीचे होगा। हाँ। और सल्फर क्या होता है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा वो ऊपर होगा। ऊपर होगा। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है अपने एंटी बॉन्डिंग में, और इसका जो फील्ड ऑर्बिटल जो उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए जाएगा, तो बताओ तो बेटर ओवरलैप किसके थ्रू हो रहा है? सल्फर के थ्रू ज्यादा बेटर ओवरलैप होगा कि एनर्जी बहुत क्लोज आ गया ना वहां पे। हम्म। देखो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग किसके साथ होगा? इसके साथ इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा कि नहीं? हाँ सर। क्यों इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा? क्योंकि एनर्जी भी ज्यादा है इसका। हाँ सर, लेकिन एनर्जी आप डिफरेंस कम एनर्जी है। डिफरेंस कम है, डिस्टेंस तो कम कम है। है। आप बताइए, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में अगर एनर्जी लेवल आप डिफरेंस कम करेंगे तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होता है, क्योंकि साइज उसका मैच कर देता है। अब थोड़ा सोचो, सेलेनियम अगर रहते तो और भी थोड़ा ऊपर होता, हाँ सर। और भी इफेक्टिव ओवरलैपिंग होता। हाँ सर। सेम आप सोच लो, टॉप टू बॉटम क्यों बढ़, अब क्यों बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है ऑर्बिटल इंटरेक्शन से। हाँ सर। आप याद रखिएगा, सल्फर कंटेनिंग जितना भी होता है, बेटर निक्लोफाइल या पुअर निक्लोफाइल? बेटर। 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 बेटर निक्लोफाइल। आप बताइए, सल्फर कंटेनिंग भी होगा, और आयोडीन, सब तो सल्फर आयोडीन में जाओगे तो आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है ना सल्फर से। हाँ सर। आयोडीन का इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा होता है ना। हाँ सर। तो बताइए, बेटर तो सल्फर ही निकल जाएगा ना सबसे आगे। हाँ। इसीलिए साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व जो किया था उसमें सल्फर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल को सबसे ज्यादा टॉप पे रखा था। हम्म। अगर कहीं भी सल्फर कंटेनिंग मिल जाएगा तो सबसे टॉप पे रख दोगे उसको, सल्फाइड को। जी। चलो, ये सब कुछ आइडिया लगा आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी का, ये जो बताया अभी। हाँ हाँ सर। सर। अब देखना, अब जो बता रहा हूँ देखना, अब यहाँ पे एक और बता रहा हूँ। अगर आपके पास CH3 माइनस है, आपके पास OH माइनस है, आपके पास मान लो टन ऑक्साइड है,
आपके पास लेट कर लो यहाँ पे तो साइलेट चाहिए। बताइए तो निकलोप्लिसिटी किसका ज्यादा होगा इसमें? अगर कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब वाटर में लेके आप चलो, एक्वस मीडियम, पोलर प्रोटिक में, पोलर एयरपोर्टिक में नहीं। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी तो 4 का सबसे ज्यादा होगा। किसका ज्यादा होगा सबसे ज्यादा निकलोप्लिसिटी? 4। नो। अच्छा यहाँ पर तो प्रोटिक है। अच्छा ये बताइए, CH3 माइनस का डोनर साइड क्या होगा? कार्बन। हाँ रिमेनिंग जितना भी सबका डोनर साइड ऑक्सीजन। हाँ। सिर्फ और वन ऑक्सीजन थ्री डोनर टू साइड, फोर ये निक्लो, मैंने क्या बता, तो डोनर साइड अगर आइडेंटिकल होगा तो निक्लोप्लिसिटी बेसिक ऑर्डर आंख बंद करके बोला था मैंने, टेनिकली। हाँ। हाँ सर, हाँ हाँ। आप बताइए सबसे कंजुगेट एसिड जो बनाएंगे, सबसे एसिडिक एसिड सल्फोनिक एसिड का कुछ मिल रहा है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का हाँ 4 तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। एसिडिक होगा, तो उसका कंजुगेट बेस तो क्या होगा? पुअर लिविंग ग्रुप हो जाएगा, बेटर लिविंग ग्रुप हो जाएगा। हाँ। हम्म। आप बताओ निक्लोप्लिसिटी जब जाओगे तो सबसे ज्यादा किसका होगा? CH3 माइनस का, 1324। OH माइनस का, उसके बाद फेनॉक्साइड का, उसके बाद ये था आपका सिर्फ फेनॉक्साइड का ज्यादा नहीं होगा विच माइनस? CH3 लिख रहा हूँ यहाँ पे, CH3, C6H4SO2O माइनस, इसका सबसे कम होगा। पारा लिखा है यहाँ पे, P मतलब पारा। किसका बताइए, फेनॉक्साइड का किससे? फेनॉक्साइड का ज्यादा नहीं होगा विच माइनस से? नहीं 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 नहीं, आपका फेनॉक्साइड जो होगा, फेनॉल ज्यादा एसिडिक होता है वाटर से। आप एसिडिक ऑर्डर याद करो, एसिडिक ऑर्डर सबसे ज्यादा किसके लेंगे हम लोग? सल्फोनिक एसिड का लेंगे कि नहीं, आप बताओ। हम्म। सल्फोनिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सल्फोनिक एसिड के बाद किसका लेंगे? फेनॉल का लेंगे कि नहीं आप यहाँ पे? फेनॉल के बाद आप वाटर का लेंगे कि नहीं? वाटर के बाद आप मेथेन का लेंगे कि नहीं? यही करस्पॉन्डिंग एसिड आपका। हाँ हाँ। मेरे सब पे हाइड्रोजन ऐड करके आप इमेजिन करो ना, सब पे हाइड्रोजन देंगे तो एसिड बन गया। तो ये। बेसिक ऑर्डर क्या होता है, इसका रिवर्स हो जाएगा कि नहीं? हम्म। तो बेसिक ऑर्डर जब जाएंगे तो सबसे ज्यादा किसका होगा? CH3 माइनस का होगा, हम्म। उसका दो OH माइनस का होगा, उसका फेनॉक्साइड का होगा। उसके बाद क्या होता है ये, तो सैलेट का होता है ये। बताओ लिविंग एबिलिटी भी उस सेम होगा ना? बताओ तो लिविंग एबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा इसमें? सर लास्ट सल्फ्यूरिक वाला। का। फोर का। फोर का। हम्म। फोर का, उसके बाद 3। 3 और 2 और 1। आप ये बताइए, तो मैंने जो कंपेयर अभी अभी जो लास्ट का क्वेश्चन बनाया उसमें मैंने कंपेयर किसके अकॉर्डिंग किया? बेसिक ऑर्डर के रिस्पेक्ट में करवाया। हम्म। मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ कि डोनर साइड्स बेटा अगर आइडेंटिकल होगा, देखना है कि जितना भी डोनर साइड्स है सब आइडेंटिकल हो गया और सबका सब ऑक्सीजन आ रहा है। ये किसी का डोनर साइड कार्बन आ रहा था, कार्बन डोनर तो बेटर निक्लोफाइल होगा। वो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कार्बन डोनर बेटर निक्लोफाइल होता है। आपने CH3 माइनस OH माइनस का देखा था, किसका निक्लोफिलिसिटी ज्यादा था? CH3 माइनस का। CH3 minus. हाँ। अब CH3 को साइड कर दो, वो तो CH4 से है, वो तो बेचारा बहुत स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस है, मतलब उसका बेसिक स्ट्रेंथ इतना ज्यादा होगा, उसका बॉन्डिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगा, तो उसको तो साइड कर दो, उसका ऑक्सीजन का पकड़ लो इस पे। आप करस्पॉन्डिंग एसिड बना लो सबका, तो एसिड बनाएंगे तो आपको सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन मिलेगा? पाराटोलिन सल्फो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हम्म। इसका एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक एसिडिक मिलेगा ना, बताइए आप, जब एसिड बना लेंगे Yes, sir. हाँ सर। तो उसका कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा? सबसे वीक होगा तो बेटर लिविंग ग्रुप हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. अच्छा नोट करके लिख लो एक चीज, इसको थोड़ा याद रखना, ये बहुत एग्जाम में दे देता है। इसको बोलते हैं हम लोग पारा टॉलविन बेंजीन, पारा टॉलविन सल्फोनाइल क्लोराइड लिखो सीधा।
ये पाराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड्स होता है। इसका सबसे कॉमन नेम होता है, सबसे फेमस कॉमन नेम टोसाइल क्लोराइड है। इसको शॉर्ट में लिख देगा, आपको शॉर्ट में लिखेगा TSCl, तो पकड़ लोगे क्या है TSCl? हाँ सर। क्या बोलते हैं TSCl को? टोसाइल क्लोराइड। टोसाइल क्लोराइड। टोसाइल क्लोराइड। अब क्या करेगा, सुनो इसको। ये टोसाइल क्लोराइड पे आप बोलोगे कि सर मेडिकल में पूछता है कि नहीं, जैसे मेडिकल के बच्चे होंगे तो हेडेक आ गया होगा कितना बड़ा कंपाउंड। बेटा मेडिकल का ये क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन आपका जो पैकेज सब दिया ना, नीट आकाश एलन जितना भी था सब मेडिकल के पैकेज में दे देता है ये। और टोसाइल क्लोराइड के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन मेडिकल के बच्चों को भी होना चाहिए, क्योंकि लिविंग ग्रुप बेटर होता है, इसलिए जनरली कंपटीशन में दे देता है। तो ये देखो टोटल इस बार आपने देखा होगा, इस बार जो 12 का एग्जाम था ना, 12 का एग्जाम जो इस बार आया था, आप तो नहीं दिए थे 12 का एग्जाम का स्टैंडर्ड जो था पिछले ईयर से इस बार टफ दिया था, कंसेप्चुअल दिया था, एकदम कंपटीशन लाइक क्वेश्चन दिया था। इससे पता चलता है कि नीट का एग्जाम जो होने वाला वो भी आपको कंसेप्चुअल टफ देगा, वो 2022 2021 जैसा नहीं देने वाला। देखो ये आप क्या करेंगे, इसको अल्कोहल से रिएक्शन करवाएंगे pyridine के प्रेजेंस में। पीवाई का मतलब होता है pyridine। बता दो अल्कोहल किसके तरह वर्क करेगा, इलेक्ट्रोफाइल या निक्लोफाइल की तरह? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। तो वो क्या करेगा, एक बता रहा हूँ, ये इसको अटैक करेगा यहाँ पे और इसको यहाँ से हटा देगा वो। हटाने के बाद वो कैसे होगा मैकेनिज्म मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि वो हटेगा वहां से। तो ये आपका हटने के बाद ये आ गया ORCH। इसको बोलते हैं हम लोग एल्काइल ट्रोसाइलेट। ये देखो एल्काइल ग्रुप कहाँ से लिखा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एल्काइल ग्रुप ये है। इधर का पार्ट टोसाइलेट है कि नहीं है बताओ आप? यस। बेटा याद रखना, आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक चीज, ये जो ग्रुप होता है, ये ग्रुप जो होता है CH3O इसको बोलते हैं टोसाइलेट। इसको शॉर्ट में दिखाया जाता है OTS। अब पकड़ में आ जाएगा टोसाइलेट OTS क्या होता हाँ सर। है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ROTS। इसका मतलब समझ में आ गया, आर कहाँ से है ये? हाँ। ये रिएक्शन बहुत स्लो होगा ना? क्या बताइए? ये रिएक्शन बहुत स्लो होगा ना? नहीं बहुत फास्ट होता है ये, बहुत रिएक्टिव होता है ये। चला गया अब ये। अब सुनिए बता रहा हूँ आपको। फास्ट कैसे होगा? आरओएच तो वो न्यूक्लियोफाइल है। नहीं नहीं, पुअर निक्लोफाइल है। क्लोराइड जो होता है बेटर लिविंग ग्रुप होता है, भागेगा यहाँ से, अटैक कर देता है, बहुत फास्ट होता है ये रिएक्शन, बहुत फास्ट होता है ये। अच्छा। क्लोराइड अगर नहीं होता ना बेटे, मान लो वहां पे किसी एल्काइल को नहीं ना हटा रहे हो, आप क्लोराइड को हटा रहे हो ना, हाइड्रोक्सी को हटा थोड़ा टफ हो जाता। क्लोराइड तो बहुत इजीली भागता है, तो सस्ते मतलब भाग जाता है वहां से, क्लोराइड ब्रोमाइड सब बहुत बेटर लिविंग ग्रुप होता है। अल्कोहल यूज करे तो आप उसका। आप सुनिए बता रहे हैं, जब आप जाएंगे, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाएंगे आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिड क्लोराइड, एनाडाइड एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो एसिड क्लोराइड होता है ना, एसिड हैलाइड, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। मतलब क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड जो होता है ना, वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है, बेटा याद रखना। अच्छा, ठीक। तो देखो इसी प्रोसेस को बोलते हैं टोसाइलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? टोसाइलेशन। तो कहीं भी टोसाइल क्लोराइड लेके अगर टोसाइलेशन करेगा तो समझ में आ गया उसका मेन टारगेट क्या होता है, पुअर को किस में कन्वर्ट करना। टू कन्वर्ट अ पुअर लिविंग ग्रुप like OH into a better living group। अगर आपको बोलेगा टोसाइलेशन का पर्पस क्या, तो बता दोगे?
बताइए अल्कोहल में OH ग्रुप होता है कि नहीं? हाँ अल्कोहल में OH ग्रुप है ये बेटा। तो अल्कोहल को OH ग्रुप को हटाने के लिए जो जाओगे तो आपको प्रोटोनेशन करना पड़ेगा। अगर आप प्रोटोनेशन नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि एक्वस सॉल्यूशन वर्क नहीं करूँ मैं, ना एक्वस मीडियम में वर्क करूँ, तो आप प्रोटोनेशन नहीं करवा पाओगे। प्रोटिक सॉल्वेंट ले ही नहीं सकते वहां पे। आप क्या करोगे, टोसैलेशन करवा दो वहां पे। टोसैलेशन करवाने के बाद बेटर लिविंग ग्रुप उसको कन्वर्ट कर दो। अब देखो ये लिविंग ग्रुप बेटर हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। देखो एक सिंपल आपको बता देता हूँ, दिखना है यहाँ पे। अगर मान लो कहीं पे R4TS दिया रहेगा, इसका मतलब कौन सा ग्रुप है ये बताइए आप। टोसाइलेट। अल्काइल टोसाइलेट। अल्काइल टोसैलेट। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है आपका, एसीटेट? अच्छा ये बता दो, अगर मैं SN1 या SN2 रिएक्टिविटी किसी का भी और रिएक्टिविटी पढ़ूंगा तो कौन ज्यादा रिएक्टिविटी होगा, रिएक्टिव होगा? One greater than, two greater than, three. बताइए 1 में लिविंग ग्रुप कौन है, टोसैलेट। Tosylate. सेकंड में आपका एसीटेट, हाँ सर। एसी एसीटेट। अब 3 में कौन है, हाइड्रोक्साइड। अब बताओ तो बेटा, हाइड्रोक्साइड, एसीटेट और टोसैलेट में बेटा लिविंग ग्रुप कौन है आपका? Tosylate. टोसाइलेट। टोसैलेट। वही बात समझ में। इसीलिए क्या करता है, इस OH को टोसैलेट में कन्वर्ट कर देते हैं, सो दैट रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्ट। वही बात समझ में। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो एक नोट करके लिख देता हूँ यहाँ पे, देखना बताओ ये ऑप्टिक, एक चीज देखना है यहाँ पे, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स है कि नहीं ये चेक करना। ये ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं। हाँ है। अब बताओ OH आपका पुअर लिविंग ग्रुप है कि बेटर लिविंग ग्रुप है? वो Poor. पुअर लिविंग ग्रुप है। अगर मान लो यहाँ पे टोसाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine देंगे तो उसका काम क्या होता है, टोसैलेशन। हम्म अब बताओ टोसैलेशन जब करेंगे तो कुछ ऐसा ग्रुप बन जाएगा आपका। हाँ सर। हाँ। शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आप बोलोगे सर ये तो सॉलिड बेचता, तो सॉलिड क्यों रखा आपने। तो आप खुद से देखो, टोसैलेशन जब होगा तो ये OH बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड तो नहीं टूट रहा आपका कायरल सेंटर का, नहीं नहीं नहीं, हाँ। नहीं सर। बिकॉज यू आर नॉट क्लीनिंग द कायरल सेंटर। नहीं नहीं, आपको बता रहा हूँ कि जब हम लोग देखो यहाँ पे एक सिंपल थ्योरी बता रहा हूँ आपको, ये टोसाइल क्लोराइड था ये। एक सिंपल थ्योरी बता रहा हूँ, टोसाइल क्लोराइड था ये। हाँ। आप क्या करेंगे, OH को लेके यहाँ पे अटैक करवाओगे। हाँ। अटैक करने के बाद आपका ये बनेगा, देखना यहाँ पे ये बनेगा आपका संयुक्ता। थोड़ा वेट कीजिएगा, आपका जो डॉट्स है मैं बाद में लास्ट में बता दूंगा। ओके। ये ये क्लोराइड हो जाएगा, ये बनेगा आपका। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा। Yes sir. अब क्या होगा, यहाँ से ये भागेगा। और pyridine का काम होता है यहाँ से प्रोटॉन लेना। देखो इतना काम हो रहा है एक साथ। तो आप बता दो, अल्कोहल के कौन सा बॉन्ड को तोड़ रहे हो, OH बॉन्ड को तोड़ रहे हैं कि नहीं आप। हाँ। तो बेटा यहाँ पे OH बॉन्ड को तोड़ोगे तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तो नहीं तोड़ रहे हो आप। ये जो कार्बन हाँ ऑक्सीजन सर बॉन्ड होता है समझ इसको तो गया। नहीं तोड़ रहे हो आप, किसको तोड़ रहे हो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड को तोड़ ऑक्सीजन रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तो नहीं तोड़ रहे हो आप। और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तो आपका कायरल सेंटर से रिलेटेड बॉन्ड है वो। हाँ सर। कायरल सेंटर से रिलेटेड बॉन्ड को बेटा नहीं तोड़ोगे तो स्टीरियोकेमिस्ट्री पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं सर, वो वैसा ही रहेगा। वैसा ही रहेगा। अगर लेट कर लो कि मैंने कंटिन्यू यहाँ पे बोल दिया कि K+HS- के साथ मैं रिएक्शन करवाऊंगा, SN2 होगा यहाँ पे। हम्म। हाँ। अब बता अब तो ये HS- जो न्यूक्लियोफाइलों को बैक साइड से अटैक करेगा यहाँ पे, हाँ हाँ। स्टीरियोकेमिस्ट्री हाँ तो रिवर्स हो जाएगा। हाँ हाँ सर। मतलब प्रोडक्ट जो बनाओगे आप, ये प्रोडक्ट में इन्वर्जन आना चाहिए कि नहीं प्रोडक्ट में। जी हाँ सर। सर, इन्वर्जन है। इन्वर्जन आएगा। वही बात समझ में ये सब। जी सर। तो कहीं भी अगर क्वेश्चन देगा तो सैलेड का तो पकड़ लोगे।
प्रोसाइलेशन जब करवा लेते हैं ना बेटा, तो आप एसीटेट लेके रिएक्शन करवा दो, वाटर देके रिएक्शन करवा दो, तो फिर अल्कोहल ही आ जाएगा, लेकिन टेस्ट में चला जाता है। तो आप क्या करो, प्रोसाइलेशन करवाने के बाद एसीटेट दे दो तो एस्टर बना के आ जाएगा। प्रोसाइलेशन के बाद आप सल्फाइड दे दो तो थायोल्कोहल बना के आ जाएगा। मतलब प्रोसाइलेशन करने के बाद आपके पास बहुत सारा ऑप्शन आएगा। इसीलिए ओएच ग्रुप जो होता है वो पुअर लिविंग ग्रुप को प्रोसाइलेशन के थ्रू बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में आई बात प्रोसाइलेशन? Yes, sir. हाँ सर। और इसी में देखना है कि एमी जो होता है, ये एमी जो सल्फर होता है, ये ऑक्सीजन रहता है, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसी को बोलते हैं मेसिटाइलेट। ये भी क्या होगा आपका बताइए, बेटा लिविंग ग्रुप या पुअर लिविंग ग्रुप? बेटर। Better leaving group. अब समझ में आ गया, ये सल्फोनेट सब जो होता है, ये सल्फोनिक एसिड का टाइप, सल्फोनेट सभी, एल्काइल सल्फोनेट जो होता है, बेंजाइल सल्फोनेट सब, ये सब क्या होता है, बेटा लिविंग ग्रुप होता है। तो ऑप्शन में बेटा कहीं भी मिलेगा ना, तो उसको बेटा लिविंग ग्रुप देके रेट ऑफ डेशन को फास्ट कर दोगे। तो ये कुछ आइडिया लगा अपनी न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी का। एक्सेप्शन कहाँ था, क्या था, सल्फर क्यों डोनर बेटर हो गया कंपेयर टू ऑक्सीजन, कर लेंगे। यस हाँ. सर। एसीटोन में क्या होगा, ये सब समझ में आ गया आपका। तो आप जाओगे यहाँ पे, बहुत सारे क्वेश्चन बनाओ, अब तो बनेगा, लेकिन और भी एक क्लास थोड़ा वेट करेंगे तो और भी रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा पकड़ने दीजिए सारा, उसके बाद मैं बनवाऊंगा। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बताया था, टोसैलेशन मैंने बता दिया आपका, इपॉक्साइड में बताता हूँ ईथर में, यहाँ नहीं बताता हूँ इपॉक्साइड्स। और ये बता दिया आपको कि SN1 SN2 का रिएक्टिविटी कैसे होता है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया, SN1 कहाँ पे वर्क करेगा, SN2 कहाँ पे वर्क करेगा। एक मैं क्या रिएक्शन बताने जा रहा हूँ, सुनना यहाँ पे। ये कौन है बेटा बता दो, 1 डिग्री अल्काइल या 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड? 2 डिग्री। 2 degree. 4 डिग्री। ये क्या है आपका, 1 डिग्री। 1 degree. 1 डिग्री। एलालिक या विनालिक? एलाइलिक। Alive. एलालिक। ये कौन है, 3 डिग्री। 3 डिग्री। 3 डिग्री। ये भी तो क्लोराइड है, एलालिक, बेंजालिक, एलालिक सब है। हम्म। रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस इन 50% एक्वस इथेनॉल। देखो, सबसे पहले बता दो, 50% एक्वस इथेनॉल तो प्रोटिक सॉल्वेंट है कि एप्रोटिक सॉल्वेंट है? प्रोटिक। प्रोटीन। प्रोटिक। तो बेटा जैसे ही टर्म देगा ना सॉल्वोलाइसिस, तब पोलर प्रोटिक में ही करवाएगा, तो आप हमेशा दिमाग में SN1 लाना, SN2 कभी नहीं लाना, याद रखोगे। हाँ, sir. फिर से सुनिए, सॉल्वोलाइसिस का मतलब होता है कि सॉल्वो का मतलब होता है सॉल्वेंट, लाइसिस का मतलब तोड़ना। मतलब ये क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन को हटाएगा सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल। आई बात समझ में? और खुद से सोचो, क्लोरीन को अगर इथेनॉल हटाएगा तो ईथर आ जाएगा कि नहीं? हाँ सर। हाँ। तो वही ईथर ही बनता है सॉल्वोलाइसिस के थ्रू। 50% एक्वा सोल्यूशन इथेनॉल है तो ईथर ही बनेगा। आप हमेशा याद रखना, सॉल्वोलाइसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और जैसे ही आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में वर्क करें, तो आप हमेशा SN1 लेंगे, SN2 का बात ही नहीं करेंगे। तो बेटा इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? 5। मैंने पहले बता दिया, जैसे सॉल्वोलाइसिस बोलेगा तो क्या लोगे आप, SN1 या SN2? SN1। SN1. मेडिकल के जो बच्चे हैं उनको जो आकाश का पैकेज, एलन का पैकेज बनाएंगे, तो उसमें क्वेश्चन मिलेगा आपको सॉल्वोलाइसिस का। तो कंफ्यूज मत होना, सॉल्वोलाइसिस जैसे देगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन देगा आपको, ऐसे देगा। देखो वहां जो क्वेश्चन दिया कैसा दिया, देखो यहाँ पे, ये क्या है बेटा, 1, देखो यहाँ पे, यहाँ पे ऐसा ले लो आप, 2, ऐसे दे देगा। अब बोलेगा रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस बताइए, तो बताइए, रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस लेंगे इसका मतलब SN1 या SN2 लेंगे आप, SN1। SN1।
तो बताओ सबसे ज्यादा तो होगा कि इसमें वन 3। में, उसका टू, उसका थ्री, उसका फोर। अब बोलोगे वन टू में कैसे डिस्टिंग्विश के, तो बेटा वन एंड टू दोनों एलाइलिक है कि नहीं बेटा, एलाइलिक बीटा अनसैचुरेशन। बेटा बताओ ना, यहाँ पे ये अल्फा ये बीटा, बीटा पर अनसैचुरेशन है कि नहीं। हाँ सर। अब बीटा अनसैचुरेशन तो दोनों को फेवर करता है, एस एन वन को भी एस एन टू को भी। बताइए, दोनों को फेवर करेगा कि नहीं, एस एन वन एस एन टू को भी। हाँ सर। हम्म। आप ही ये बता दो सिंपल, कि क्लोराइड और ब्रोमाइड में बेटर लिविंग ग्रुप कौन होगा, ब्रोमाइड। हाँ हाँ। रिएक्टिविटी ऑर्डर एक चीज याद रखिएगा कि अल्काइल आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल ब्रोमाइड मोर रिएक्टिव देन अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड मोर रिएक्टिव देन अल्काइल फ्लोराइड। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा किस पे देखेंगे आप, अल्काइल क्लोराइड पे। लिविंग एबिलिटी जाएंगे तो लिविंग एबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होता है, आयोडाइड ब्रोमाइड क्लोराइड में, आयोडाइड का। देखो आयोडाइड क्या होता है, बेटर निक्लोफाइल भी होता है, बेटर लिविंग ग्रुप भी होता है। सर आप बेटर बताइए। बेटर लिविंग एबिलिटी होता है। नहीं नहीं, आप सुनिए, एक चीज मैं बता रहा हूँ। कार्बन के बीच में फ्लोरीन के बीच में बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, हाँ। हाँ। कार्बन आयोडीन के बीच का बॉन्ड वीक होगा, हम्म। हाँ। तो ये सबसे इजीली कौन टूट सकता है, आयोडीन का। हम्म। तो इसलिए आयोडाइड बेटर निक्लोफाइल भी होता है, आयोडाइड बेटर लिविंग ग्रुप भी होता है। तो बहुत सारे समय ने क्या बोला कि निक्लोफिलिसिटी बेसिक ऑर्डर जनरल टेंस हमेशा फॉलो नहीं करता, कहीं की एक्सेप्शन भी आता है। हैलाइड्स का याद रखेंगे कि आयोडाइड बेटर लिविंग ग्रुप भी होता है, बेटर निक्लोफाइल भी होगा। जब अल्कोहल का आप रिएक्शन करवाएंगे आयोडाइड ब्रोमाइड क्लोराइड क्लोराइड से, तो बेटर निक्लोफाइल वहां पे आई माइनस सी होता है। और जब अल्काइल आयोडाइड से आप एल्कीन बनाओ, या अल्काइल आयोडाइड से आप अल्कोहल बनाओ, तो सब्स्टिट्यूशन करवाओ या एलिमिनेशन करवाओ, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है अल्काइल आयोडाइड, याद रखेंगे। यस। सर एक डॉक्टर, बताइए। सर SN1 जब देख रहे हैं रेट के लिए, तब तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे जाएंगे ना। यस, तो उसी तो के फिर बेसिस पे सर पर बताइए। एलाइलिक और विनाइलिक कार्बोकेटायन तो लीस्ट स्टेबल होता है देन हाँ द यस। 1 डिग्री। तो यस। थ्री, तो फिर 3 का सबसे ज्यादा नहीं होगा, 3 का फिर 4 फिर 1 2। नहीं नहीं, आप सुनिए, ये एलाइलिक है दोनों, हाँ। दोनों में एलाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा। हाँ। तो दोनों में देखो लिविंग ग्रुप डिफर कर रहा है, हाँ। तो ब्रोमाइड ज्यादा होगा क्लोराइड से, इसलिए मैंने वन का ज्यादा दिया टू से। जी सही है, समझ। ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, हाँ। तो 2 डिग्री मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन देन 2 डिग्री 1 डिग्री। हम्म। तो उसी के बेसिस मैंने थ्री ज्यादा लिए फोर से। पर एलाइलिक कार्बोकेटायन तो लेस स्टेबल है ना। एलाइलिक नहीं, विनाइलिक लेस स्टेबल होता है, एलाइलिक नहीं विनाइलिक। अरे बेटा एलाइलिक से रेजोनेंस में जाएगा, तो ये कहाँ से लेस स्टेबल हो गया, ये तो मोर स्टेबल होता है। एलाइलिक है ये, एलाइलिक मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। जी जी जी। एलाइलिक है ये, रेजोनेंस होता है वहां पे, वो तो मोर स्टेबल है आपका। कर लोगे। जी अब सर। बताओ इसमें, वो ऐसा ही आपका क्वेश्चन मिलेगा नीट के पैटर्न पे, बहुत सिंपल। सॉल्वोलाइसिस कहाँ फास्ट होता है, कहाँ स्लो होता है। तो दिमाग में क्या आना चाहिए आपका, SN1 या SN2, SN1। 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 अब बताओ इसमें, इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा थ्री, क्योंकि थ्री देखो 3 डिग्री एलाइलिक आ सकता है कि नहीं वहां पे। हाँ। आप यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाओगे, कार्बोकेटाइन बनाने के बाद रेजोनेंस देंगे, तो वो क्या होगा, कुछ ऐसा कार्बोकेटाइन आ जाएगा। हाँ। हाँ। 3 डिग्री एलाइलिक आ गया कि नहीं वहां पे। 3 के बाद 5। उसके बाद जब जाएंगे, तो उसके बाद देखिएगा उसका क्या हो जाएगा, 5। क्योंकि वो क्या रहा है, बेंजालिक बन रहा है कि नहीं, देखो तो यहाँ पे बेंजालिक हाँ बन हाँ जाएगा सर। कि नहीं, हाँ सर। हाँ बेंजालिक। सर। उसके बाद जाएंगे 3 डिग्री 4, उसका टू, उसके बाद वन। थ्री में सबसे ज्यादा लेने का रीजन क्या था, क्योंकि थ्री में मेरे को दिख रहा था यहाँ पे कि अगर कार्बोकेटाइन बनाएंगे आप यहाँ पे थ्री में, तो ये रेजोनेंस के थ्रू एक 3 डिग्री एलाइलिक बना देगा।
तो देखो सबसे स्टेबल ये कार्बोकेटाइन बना रहा है कि 3 डिग्री एल्यालिक। ये तो एल्यालिक बनेगा, लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री, तो 1 डिग्री 2 डिग्री एल्यालिक, 3 डिग्री टर्सरी ब्यूटाइल से लेस स्टेबल होता है, याद रखेंगे। 3 डिग्री एल्यालिक कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, लेकिन 2 डिग्री 1 डिग्री एल्यालिक कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल देन टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, याद रखिएगा। अब बेंजालिक तो 2 डिग्री 3 डिग्री हमेशा टर्सरी ब्यूटाइल से ज्यादा होता ही है। मतलब मैं आपको सीधा बोलूंगा कि अगर आपके पास ये कार्बोकेटाइन होगा, अगर आपके पास ये कार्बोकेटाइन होगा, इधर लिख देता हूँ, स्टेबिलिटी लाएगा वहां पे, उसके अकॉर्डिंग मैं ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, एल्यालिक 3 डिग्री या 2 डिग्री? एनालिक 3 डिग्री। 3 degree. एल्यालिक 3 डिग्री। ये टर्सरी ब्यूटाइल 3 डिग्री है आपका। हम्म। ये देखो बेंजालिक 2 डिग्री लाऊंगा, लेकिन एल्यालिक भी आ जाएगा, बेंजालिक 2 डिग्री लाया मैंने, ये। और ये एल्यालिक मान लो कि मैंने लाया यहाँ पे 2 डिग्री। अब देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर लेंगे तो सबसे ज्यादा होगा 1, उसके बाद कौन हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 4। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये दे देता टेस्ट में क्वेश्चन। सर एक चीज पूछना था। अ, हम्म। सर वो पिछले वाले में 3, सर उसमें 3 और 5 में सर 3 क्यों पहले लिया सर? इसमें इसमें सर नहीं नहीं, इसमें नहीं, इसके पहले वाले। इसमें हाँ सर। तो ये जो 3 लिए थे, हम्म। 3 देखो, 3 में ये कार्बोकेटाइन बना, उसमें रेजोनेंस जाएंगे तो अल्टीमेटली 3 डिग्री एल्यालिक बना देगा कि नहीं? हाँ तो कार्बोकेटाइन जो बना होगा तो एक एंड पे 3 डिग्री एल्यालिक बन रहा है, हाँ तो 3 डिग्री एल्यालिक आपका 2 डिग्री बेंजालिक टर्सरी ब्यूटाइल से 2 डिग्री एल्यालिक से ज्यादा स्टेबल होता सर, लेकिन इस वाले में तो मतलब एलाइलिक, मतलब एक फॉर्म एलाइलिक है, दूसरा बेंजाइलिक है। इसमें एक एलाइलिक है और हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो 5 ज्यादा होना चाहिए ना? है। 5 जो लिए तो इसमें तो आपका एल्यालिक आ गया ना, था एल्यालिक पे रह गए थे, और इस पे आपका फेनाइल रिंग है, राइट, फेनाइल रिंग है आपका। एक एंड हाँ। पे आपका 1 डिग्री एल्यालिक बन रहा है, 1 डिग्री एल्यालिक बन रहा है यहाँ पे, हम्म। रेजोनेंस के चलते 2 डिग्री एल्यालिक बेंजालिक भी बन गया वहां पे, राइट। हम्म। लेकिन क्या होगा कि इस पे ये जो 3 डिग्री एलाइलिक बना, 3 डिग्री एलाइलिक हाफ लाइफ ये 1 डिग्री 2 डिग्री बेंजालिक हाफ लाइफ से ज्यादा देखा गया। अच्छा। हाँ। मतलब ठीक। कि हमेशा क्या होता है, देखो क्या होता है कि एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, कि साइंस में क्या होता है कि एक थ्योरेटिकली कोरिलेट करोगे तो हमेशा वैलिड नहीं रहता, ऑलवेज वैलिड नहीं होता। अगर हम लोग थ्योरेटिकली कोरिलेट करके हमेशा उसी को फॉलो करते रहेंगे तो आप नहीं, ऑब्जर्वेशन जो आएगा उसमें आपका कंप्लीटली डिफर कर जाएगा कभी कभी। इसीलिए क्या होता है, किसी भी ऑथेंटिक बुक में अगर पढ़ोगे, ऑर्गेनिक या कोई भी ऑथेंटिक बुक पढ़ोगे, जैसे पीटर साइक्स पढ़ो आप, ये क्लाइडेन पढ़ो आप, ये जेरी मार्च पढ़ो, कोई भी ऑथेंटिक बुक पढ़ो, तो उसमें कभी क्लैरिटी के साथ कार्बोकेटाइन पाउडर कभी नहीं लिखता है, याद रखना। वहां पे जब भी आप रिएक्शन पढ़ने जाओगे, SN1 SN2 या किसी के बारे में ऑब्जर्वेशन देखने जाओगे, तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे कंक्लूजन बोलता है, तो वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन बेस पर बोलता है, जनरलाइज नहीं करता कभी। इसीलिए हाँ। आईआईटी का जब क्वेश्चन बनाने जाओगे, तो इसीलिए इस टॉपिक पे आईआईटी का क्वेश्चन बनाने जाओगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछता ही नहीं, कभी नहीं पूछता। आप नीट का भी क्वेश्चन पर जाओगे तो बहुत सुपरफिशियली कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछता है, डेप्थ में जाता है नहीं, कि डेप्थ में जाएगा तो फिर आप नहीं पकड़ पाओगे, जैसे अभी देखिए आपको प्रॉब्लम फेस किए होंगे। इसीलिए बेटा ये सब जो टॉपिक होता है ना, ये सब टॉपिक किसी ऑब्जर्वेशन के थ्रू आता है, और इसको जो बुक्स को पढ़ोगे तो वहां पे कंक्लूजन आपको मिल जाएगा, जैसे मैं बता दिया यहाँ पे। लेकिन किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो इतना क्लोज रिलेशन से आपको कभी क्वेश्चन नहीं देता, कहीं ना कहीं ऐसे दे देगा कि लॉजिकली आप पकड़ लो। तो इसीलिए अच्छा। 3 डिग्री एल्यालिक आप याद रखिएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री बेंजालिक से ज्यादा स्टेबल होते हैं यार। ठीक है सर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस सॉल्वोलाइसिस क्या होता है। Yes, sir. तो कहीं भी, तो सॉल्वोलाइसिस हिमांकि लास्ट में वो बताओ। कार्बोकेटाइन को वो दिखाएंगे, वो दिखेंगे। बता रहा हूँ, तो ये सॉल्वोलाइसिस अगर कहीं भी आपको दिखाएगा तो आप पकड़ लोगे आपको। हाँ, SN1, SN1 SN1. सोचिएगा, SN1। तो ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन था आपका कार्बोकेटाइन कार्बन यानी कि जो भी था, SN1 SN2 का, मैंने सारा इंफॉर्मेशन दे दिया।
डिटेल में आपको दे दिया। अब क्या होगा कि अब हम लोग चलेंगे थोड़ा दूसरे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ, तो मैकेनिज्म आपको थोड़ा पढ़ना है। और ये मैकेनिज्म अगर सब्स्टिट्यूशन का मैं इधर कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद मैं एल्कोल्स एल्यूरिन्स पे जब जाऊंगा तो आपको वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन फिर पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिर पढ़ाऊंगा, तो वो सब मैं रिमाइंड करा दूंगा आपके लिए। और जो बच्चे नए हैं उनसे मैं यही एडवाइस दूंगा, तो एक बार वीडियो देखो या क्लास नोट्स देखो, मैं जो टॉप पढ़ाया हुआ, उससे अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे से ओपनली पूछो कि सर आई एम फेसिंग प्रॉब्लम पर्टिकुलरली दैट पार्ट, तो डेफिनेटली मैं आपको एक एक्स्ट्रा का भी बुला के आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूंगा। क्योंकि ऑर्गेनिक को थोड़ा सिंक लिंक करने दो, ऑर्गेनिक अगर लिंक कर लेंगे ना तो देखना कि बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखो तो SN1 SN2 कहाँ पढ़े थे, sp3 कार्बन पे, sp2 कार्बन पे? sp3। sp3। अब देखेंगे हम लोग एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तब बताइए कहाँ पे जा रहे हैं, sp2 पे जा रहे हैं कि नहीं? जी सर। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं SNAR। अब इसमें सबसे पहले जो बता रहे जरूर सुनो। क्लोरोबेंजीन को अगर आप एक्वस क्यूएस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। क्या रीजन था, याद करो। सर एराइलिक कार्बोकेटन। आपको बताए थे पार्सल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा यहाँ पे, बेटा रेजोनेंस होगा ना तो पार्सल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एराइलिक कार्बोकेटायन बनेगा, वो सब लिस्ट स्टेबल होता है, इसलिए रिएक्शन नहीं होता। जी सर। लेकिन खुद से सोचो कि अगर मैं इसी क्लोरोबेंजीन पे, देखना इसी क्लोरोबेंजीन पे अगर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे, 300 atm प्रेशर लेंगे। आप क्या ले रहे हो, नॉर्मल कंडीशन ले रहे हो ये? नहीं। यहाँ पे सोडियम फेनोक्साइड बन जाता है, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गया आपका। फिर उसको क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज एसिडिफिकेशन के थ्रू आप उसको फेनॉल में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट द क्लोरोबेंजीन टू फेनॉल? यस, क्लोरोबेंजीन को फेनॉल में आप कन्वर्ट कर सकते हो। क्लोरोबेंजीन से फेनॉल बनाते भी हैं हम लोग, यही प्रोसेस होता है। इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली नहीं होगा ये, फेनॉक्साइड में बेस में लिए फिर एसिडिफिकेशन करके बनाए हम लोग, तो इसको बोलते हैं, ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं डॉज प्रोसेस। अब ये बताओ डॉज प्रोसेस जो लिए इसमें आपने देखा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हुआ, लेकिन बेटा बताओ एक्सट्रीम कंडीशन में या नॉर्मल कंडीशन में? एक्सट्रीम कंडीशन। Extreme एक्सट्रीम कंडीशन। condition. आप बताइए निक्लोफाइल अगर लाओगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो डिफिशिएंट करना पड़ेगा बेंजीन पे, क्योंकि बेटा निक्लोफाइल तो खुद इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करना पड़ेगा, आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। हम्म। एक चीज देखना मैं बता रहा हूँ, देखो तो क्लोरीन अगर लीविंग ग्रुप होगा तो नाइट्रो ग्रुप मैंने कहाँ पे दिया, उसका ऑर्थोन पारा पोजीशन पे दिया कि रेजोनेटिंग पोजीशन पे? हम्म। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैं फिर एक्वस सॉल्यूशन ले लूंगा, यहाँ पे मैंने 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ली, फिर एसिडिफिकेशन कर देंगे, देखो बन गया पारा नाइट्रोफेनॉल। आप बताओ जो टेम्परेचर आपने पहले लिया था कितना पे, 350 डिग्री सेल्सियस पे, आप वो रिएक्शन कहाँ पे करवा रहे हो आप? 170 पे। अगर मैंने क्लोरीन पे, देखो ऑब्जर्वेशन में लिख दूंगा सर, आप देखो यहाँ पे दो नाइट्रो ग्रुप दे दिए, तो बताओ बेंजीनिंग और भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया कि नहीं? हाँ। तो देखो ये हाँ 90 सर। डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिए हाइड्रोलाइसिस करेंगे, फिर देखो ये 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल आ गया। अब ये जो बेटा देखो आपने टेम्परेचर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है कि नहीं? हाँ। और आपको क्या लगता है 246 अगर ट्राई क्लोरो अगर ले लेंगे नाइट्रो, तो आपको क्या रहता है, और भी लो टेम्परेचर पे होगा कि नहीं है? देखो वार्म वाटर दे देंगे ना, वार्म वाटर रिएक्शन हो जाता है।
कंक्लूजन लो यहाँ से कुछ। नाइट्रो ग्रुप विथड्रॉइंग होता है कि डोनेटिंग होता है? विद्रोही। बेटा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप फेवर करता है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फेवर करता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आप यहाँ पे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का बात कर रहे हो, तो विथड्रॉइंग फेवर करेगा कि डोनेटिंग फेवर करेगा? देखो, लिविंग ग्रुप कौन है यहाँ पे बताओ तीनों में? क्लोरीन। Chlorine. क्लोरीन के ऑर्थोन पारा पे मैंने नाइट्रो दिया था, देखो वाटर वार्म वाटर ले लो, फेनॉल पिक्रिक एसिड बन गया आपका। Hmm. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पिक्रिक एसिड। हाँ सर, पिक्रिक एसिड। और इसमें देखो दो नाइट्रो था तो 90 डिग्री सेल्सियस पे ये काम हो रहा है, और एक ही नाइट्रो दिए तो 170 डिग्री सेल्सियस पे काम हुआ। तो इससे कंक्लूजन हुआ कि अगर आपने लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन occupied by the stronger electron withdrawing group, then definitely that substrate will be able to participate in the aromatic nucleophilic substitution। मतलब इलेक्ट्रो विथड्रॉइंग ग्रुप आपका रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। तो लास्ट लाइन क्या बोली? मैंने बोला यहाँ पे कि जैसे आप यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे, आपका क्या हो जाएगा बताइए? जब रिएक्शन करवाएंगे आप यहाँ पे, तो नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? विथड्रॉइंग या डोनेटिंग? विद्रोही। विथड्रॉइंग। तो विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? आप खुद से बता दो। ये इलेक्ट्रो विथड्रॉइंग ग्रुप अगर रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? इंक्रीज फर्स्ट। करेगा, decrease करेगा? इंक्रीज। इंक्रीज करेगा। एक, यस, एक काम करो, हाँ तो अच्छा समझिए। देखो, आप इलेक्ट्रो विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रो विथड्रॉइंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? देखो, ये सब इलेक्ट्रॉन पूल करेगा, ये सब इलेक्ट्रॉन पूल करेगा रेजोनेंस के थ्रू। तो इस पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं रिंग पे? बताओ। हम्म। तभी ना कोई न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर सकता है आपका। हम्म। इसका मतलब क्या होगा? बेंजीनिंग पे तो डिलोकलाइज बाय इलेक्ट्रॉन स्लॉट होता है, इलेक्ट्रोफाइल ही अप्रोच करता है, न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसको तो धक्का मार के भगा देता है वो। हाँ। अब उसी बेंजीनिंग पे अगर नाइट्रो ग्रुप दे दोगे, CF3 दे दोगे, विथड्रॉइंग दे दोगे पावरफुल, तो फिर तो इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर देगा बेंजीनिंग को, तो फिर तो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर लेगा वहां पे। हाँ। तो इसका मतलब हुआ कि एराइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कब जाएगा? इन द प्रेजेंस ऑफ stronger electron withdrawing group at ortho and para position। इसके रिस्पेक्ट में बता दो, विद रिस्पेक्ट टू द लिविंग ग्रुप। तो जितना ज्यादा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ऑक्यूपाई करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा, स्लो होगा? फास्ट। फास्ट होगा। ये समझ में आएगी? इलेक्ट्रो विथड्रॉइंग ग्रुप क्यों फेवर करेगा एरोमेटिक? अब देखो, 5 फेनॉक्साइड ले लेंगे भाई यहाँ पे। बताओ न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन होगा कि नहीं यहाँ पे? होगा। होगा। आप बताइए, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन होगा कि नहीं यहाँ पे? हाँ। हाँ होगा। इसको आप SN1 तो नहीं बोल सकते हो, नहीं। ऐसा नहीं SN2 तो नहीं है। बोल सकते हो आप। ऐसा नहीं है। नहीं। तो बेटा बताइए, प्रोडक्ट जो बनेगा वो किसको रिमूव करेगा? क्लोरीन को रिमूव करेगा। हाँ सर। हाँ। SPH आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका? NO2। हम्म। आप थोड़ा मैकेनिज्म हम लोग सोचते हैं यहाँ पे कि एरोमेटिक कंपाउंड में जब वर्क करते हैं तो एरोमेटिसिटी को अगर ब्रेक करोगे तो स्टेप क्या होगा? स्लो या फास्ट? स्लो। लो। तब देखो यहाँ पे मैकेनिज्म पढ़ता हूँ। अब ये मैकेनिज्म आप बोलोगे सर इतना मैकेनिज्म पढ़ना जरूरी है? यस, इसका मैकेनिज्म पढ़ना जरूरी है क्योंकि मेडिकल का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है। तो इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है कार्बन आयन।
जबकि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का इंटरमीडिएट क्या था आपका? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन। देखो यहाँ पे कैसे रिएक्शन होगा। ये क्लोरीन है, ये NO2 लिया, मैकेनिज्म देखना 12 के एग्जाम में पूछता है ये मैकेनिज्म सब। आप यहाँ से थायोफेनॉक्साइड लेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे देखो अटैक करेगा ये, और ये आपका जाएगा। बताओ रिंग पे कौन सा चार्ज जा रहा है, निगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। Positive. निगेटिव जा रहा है, निगेटिव। निगेटिव जा रहा है, चेक करो। हाँ हाँ जी सर। अब बताइए रेजोनेंस होगा कि नहीं है बेटा यहाँ पे? हाँ। अब बताओ ये रिजल्टिंग कार्बोनाइन को नाइट्रो ग्रुप का विथड्रॉइंग नेचर को हेल्प मिलता है कि नहीं उसको? अगर आप यहाँ पे निगेटिव चार्ज को यहाँ पे लाओगे तो निगेटिव चार्ज के रेजोनेंस में हेल्प मिलेगा कि नाइट्रो का? हाँ सर। बस इसीलिए इलेक्ट्रो विथड्रॉइंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है, क्योंकि रिजल्टिंग इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज कर देगा। तो इसमें रेजोनेंस जब दिखाओगे आप आगे तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स जैसे वहां बनाते थे वैसे ही बना दो। ये निगेटिव आ जाएगा, ये नाइट्रो ग्रुप रहेगा आपका। इस पे आप क्या करो, रेजोनेंस आप दिखा दो। अब मेरे को ये बताइएगा कि इस पर जब रेजोनेंस दिखाएंगे, देखो नाइट्रो ग्रुप का जब इन्वॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। बहुत सारे रेजोनेंस पे मैंने प्रैक्टिस करवाया था, तो याद होगा आप लोगों को। होगा ऐसा, बताइए तो नाइट्रो ग्रुप अगर पार्टिसिपेट करेगा तो। हाँ सर। और एक रेजोनेंस हो सकता है कि नहीं? बताओ इसमें एक भी तो रियल स्ट्रक्चर नहीं है, सबका रेजोनेंस हाइब्रिड लिख हो गया। हाँ सर। कंप्लीट कंजुगेशन तो आएगा नहीं इसमें। नहीं। आपका इस तरह का कंजुगेशन आएगा, देखिए निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, इधर आपका क्या था निगेटिव, इधर आपका निगेटिव, कुछ ऐसा आएगा कि नहीं बताइएगा। इसी को बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। आपको क्या लगता है नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो स्लो होगा कि फास्ट होगा? फर्स्ट। Two. तो होगा। फास्ट। ये स्लो था, देखो ये आप फिर से नेक्स्ट फर्स्ट है। सुनिए। हाँ ये एरोमेटिक है कि नहीं बताइए, एरोमेटिक है ये। हाँ उस एरोमेटिक कैरेक्टर को लॉस करने जा रहे हो एडिशन करवा के, हाँ। हाँ। इसलिए वो प्रोसेस में डिमांड ज्यादा होगा, इसलिए स्लो है वो। स्लो। अब क्या होगा कि जो नेगेटिव एनायंस है दैट शुड बी स्टेबलाइज्ड बाय द विथड्रॉइंग ग्रुप। तो रेजोनेंस पोजीशन कौन होता है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो लिविंग ग्रुप के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अगर विथड्रॉइंग ग्रुप दोगे तो कार्बन आयन को ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी मिल जाएगा। देखो मिल रहा है कि नहीं आपका? यस सर। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपका फास्ट होगा। जी। फास्ट जो स्टेप होगा उस पे आप क्या करते हो, उस पे तो काइनेटिक्स डिपेंड नहीं करता। हाँ सर। काइनेटिक्स डिपेंड करता है स्लो स्टेप से। नहीं सर, मैं दो स्टेप में करता है। तो ये, हाँ हाँ काइनेटिक्स तो सर। स्लो स्टेप से करता है, फास्ट स्टेप से तो नहीं करता आपका। हाँ सर। तो किसी भी स्टेप से वहां से क्लोराइड को रिप्लेस करके आप प्रोडक्ट बेटा यहाँ पे SPH का बना दिया आप यहाँ पे। और ये मैकेनिज्म थोड़ा याद रखना, क्योंकि ये मैकेनिज्म क्वेश्चन पूछता है 12 में, NCERT में दिया है ये। तो आप ये बनाओगे ये, और यहाँ से आप नाइट्रो। आप मेरे को सिंपल बता दो इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या है? कार्बन आयन। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक रिएक्शन दे देगा, उसका प्रोडक्ट भी देगा, लेकिन पूछेगा इंटरमीडिएट क्या होगा, तो कार्बन आयन बोल देना। मल्टीपल ऑप्शन का क्वेश्चन भी बना लेता है ये। अब इसमें रेट किस पे डिपेंड होगा? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और कंसंट्रेशन ऑफ किस पे, न्यूक्लियोफाइल पे। तो बताइए तो बेटा ऑर्डर क्या होगा? 2। ऑर्डर 2। मॉलिक्यूलरिटी किसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे, स्लो स्टेप? 2। 2। हाँ
मॉलिक्युलरिटी फॉर आरडी ऐसा बताइए। 2 तो 2. इसीलिए बोलता है इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक बायमॉलिक्यूलर। आई बात समझ में? Okay, sir. तो बताओ वो SN2 SnAr2 बोथ आर सेम या डिफरेंट? Different. Different. वहां पे SN2 proceed in the one steps, but this SN2 proceed in the two steps. In that SN2 no intermediate, in that SN2 carbon and intermediate. Hmm. तो ये सब थोड़ा याद रखना, मेडिकल में क्वेश्चन पूछता है ये। इंटरमीडिएट। और कार्बन इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज कौन करेगा? विथड्रॉइंग। तो कुछ आइडिया लगा क्लोरोबेंजीन में अगर नाइट्रो ग्रुप से देंगे तो क्या फेवर करेगा उसमें? एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Substitution. अब एक क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ इसको देखना, क्वेश्चन आपको। ये फ्लोरीन है, ये नाइट्रो है। Hmm. ये क्लोरीन है, ये नाइट्रो ग्रुप है आपका। और एक ब्रोमीन है, ये नाइट्रो ले लिया मैंने। और एक आयोडीन नाइट्रो ले लिए। ऑल दीज हैलाइड्स आर द लिविंग ग्रुप। ये 1 लिए, 2 लिए, ये 3 लिए, ये 4 लिए। अगर मेरे को रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर मेथॉक्साइड देखना है तो मेथॉक्साइड इज न्यूक्लियोफाइल दैट विल सब्स्टिट्यूट द हैलाइड्स। फोर एनिसोल का डेरिवेटिव्स बनेगा 4 3 2 1 इसमें। 4 2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? 4 So 4. कौन होगा इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव? 4 4. और बेटा जब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जब एराइल हैलाइड्स होता है ना, आर यू गोइंग टू कोरिलेट विद द एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? तो मैकेनिज्म पार्ट पे थोड़ा वर्क करो। इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा 1। ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, SN1 SN2 नहीं है आपका। इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा 1। अब बोलोगे क्यों, तो सुनो। Among all the halides, which one halide is having the more electronegativity? Fluorine. F. फ्लोरीन। आप थोड़ा सोचो इधर। अगर यहाँ पे फ्लोरीन लेंगे तो डेल माइनस इधर डेल प्लस होगा। यहाँ पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगा उतना ज्यादा फास्ट अटैक करेगा कि नहीं न्यूक्लियोफाइल? हाँ सर. हाँ हाँ सर. हाँ कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड तोड़ो बेटा, वो कहाँ तोड़ो? फास्ट स्टेप में या स्लो स्टेप में? फास्ट में। Fast. फास्ट डिपेंड नहीं करेगा फिर। तो वहां पे आप फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ो या क्लोरीन का तोड़ो या आयोडीन का तोड़ो, रेट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ो, कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ो, या कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड तोड़ो, या कार्बन आयोडीन का बॉन्ड तोड़ो, अगर वो बॉन्ड आप फास्ट स्टेप में करोगे तो रेट पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। रेट पे इम्पैक्ट पड़ता है हमेशा किस पे? स्लो स्टेप Slow. से। स्लो स्टेप में निक्लोफाइल कहाँ पे अटैक करा है बेटा? कार्बन पे। A carbon with the more positive charge, the rate of reaction will be fast. Which one halide will create the more positive charge in this carbon? Fluorine. फ्लोरीन इसलिए क्लोरीन क्या होगा बताइए, ज्यादा रिएक्टिव या लेस ज्यादा। More reactive. रिएक्टिव? अब आई बात समझ में किसको होता है? ये डेल माइनस होगा, इस पे डेल प्लस होगा, यहाँ पे मोल चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे देखो ये डेल माइनस होगा, डेल प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा? लेस चार्ज डेंसिटी या मोल चार्ज डेंसिटी? लेस। अब बताओ तो किस पे डिपेंड करेगा ये, किस पे ज्यादा रिएक्टिव होगा? क्लोराइड पे। इसीलिए एरएलएट्स में जनरली क्वेश्चन जानबूझ के डालता है ये, क्योंकि कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट का। आयोडाइड क्लोराइड SN1 SN2 से कोरिलेट कर लेता है। नो, among the alkyl fluoride more reactive provided उसके ऑर्थो एंड para पोजीशन पे क्या होना चाहिए? विथड्रॉइंग ग्रुप। कर लोगे ये सब? Hmm. मैंने को अभी रिएक्शन पकड़ने दो, रिएक्शन कहाँ पे क्या होता है पकड़ने दो, क्वेश्चन करवाऊंगा। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया आपका? Yes, sir.
विड्रॉइंग डोनेटिंग पकड़ लेंगे। और एक जो क्वेश्चन बता रहा हूँ देखो यहाँ पे, एक बताता हूँ, लिखो। एलिमिनेशन, एडिशन, रिएक्शन, दैट इज, इसी को बोलते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन। अब मान लो एक ही सबस्ट्रेट में आप एडिशन भी करोगे और एलिमिनेशन एलिमिनेशन करोगे फिर एडिशन कर दोगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन ही होगा ना वो। हाँ सर। एक ही सबस्ट्रेट पे आपने एलिमिनेशन कर दिया और उसी पे आपने एडिशन कर दिया, तो फिर तो सब्स्टिट्यूशन हो गया वो। जी सर। देखो क्या होता है, देखने क्या होता है इसमें। आपके पास ये क्लोरोबेंजीन है, इसको मैं क्या करूंगा, सोडामाइड से NaNH2 या KNH2 से हीट करूंगा इसको इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। नीट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब वेबजी का तो फेवरेट टॉपिक है ये, वेबजी में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इस पे। तो ये बन जाता है आपका एनिलीन। नीट में बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछे थे इसमें। बताओ क्या हो रहा है बेटा, सब ट्यूशन हो रहा है कि नहीं? हाँ। Yes, sir. आपको लर्न क्या करना है, आपको ये कंडीशन थोड़ा याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन दे देगा और सोडामाइड NaNH2 या पोटेशियम पोटेशियमाइड Dr इन लिक्विड अमोनिया दे देगा, तो पकड़ लेना कि एनिलीन बनेगा। ये कंडीशन थोड़ा याद रखो आप। मैकेनिज्म अगर याद रहे तो ठीक है, मैकेनिज्म का कंडीशन में दिखा रहा हूँ। मैकेनिज्म अगर नहीं भी याद रहेगा तो पकड़ लो, सोडामाइड से क्या बनता है, एनिलीन। अब थोड़ा मैकेनिज्म में दिखा रहा हूँ, इसमें देखना। इसमें मैकेनिज्म देखना, यहाँ पे क्या होता है देखना। ये क्लोरीन होता है, ये हाइड्रोजन। बताओ ये हाइड्रोजन कहाँ पे, क्लोरीन का ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे? और और तो तो क्लोरीन के ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा तभी रिएक्शन होगा। क्यों होगा वो मैं बता रहा हूँ। NH2 माइनस जो होता है बेटा, स्ट्रॉन्गर बेस होता है, इसको प्रोटॉन चाहिए। तो प्रोटॉन, अब बताओ, क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट होता है, तो माइनस आई इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्गर कहाँ देगा, ऑर्थो पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे? और तो ऑर्थो का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा मेटा पैरा के रिस्पेक्ट में, हम्म। इसीलिए ऑर्थो हाइड्रोजन को ट्रैप कर लिया। अब तो ऑर्थो हाइड्रोजन को जैसे ट्रैप करोगे तो रिंग पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। क्लोरीन को मौका मिला, क्लोरीन भागा वहां से, देखो क्या बना, एक पाई बॉन्ड बन गया, इसी को बोलते हैं बेंजाइन। अब समझ में आ गया बेंजाइन कहाँ पे बनता है ये? बता दो तो बेंजाइन क्या होता है, सुनो। सबसे पहले ये बताओ, रिएक्शन अभी तक मैंने जो बताया उसमें क्या था, एलिमिनेशन हुआ कि एडिशन हुआ अभी तक? Elimination. एलिमिनेशन हुआ। एक चीज आप याद रखिएगा सिर्फ, ये जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाया है कि प्योर पी के साथ बॉन्ड बना के रखा है? Hybrid के साथ. क्या? ये जो बॉन्ड बना के रखा है ये कार्बन के साथ, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ दोनों बॉन्ड बना के रखा है कि नहीं? ये sp2 है, ये भी sp2 है, हाँ इसी के सर. साथ एक इसी के साथ क्लोरीन है। अब इस बॉन्ड को, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होता है, इस बॉन्ड को तोड़ दिया आपने ऐसा, तो बता दो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 में कितना लोन पेयर आ जाएगा, एक लोन पेयर आ जाएगा। एक लोन पे है. और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, तो बताओ उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होगा, वैकेंट हो जाएगा। हाँ सर, वेकेंट. ओ, तो एक वहां से sp2, और एक पाई बॉन्ड हो जाएगा. हाँ तो एक सुनिए, एक sp2 आपका वैकेंट हो रहा है और एक sp2 आपका फील्ड हो रहा है। तो जब एक sp2 और ये sp2 है, ये sp2 क्या करेगा, ये फील्ड है, ये वैकेंट है, तो देखा कि चलो फाइव बॉन्ड बनाते हैं, तो बोला ये नहीं बनाएंगे क्योंकि ये लैटरल ओवरलैपिंग में हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं जाता है। आपने देखा होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल में से सिग्मा बनाता, पाई नहीं। तो यहाँ पे देखो कि ये ऐसा लेटरल ओवरलैपिंग में जाने के लिए रेडी हो गया कि चलो चलते हैं, तो बोलेंगे चले तो जाएंगे लेकिन ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा। तो कुछ देर के लिए दोनों में लेटरल ओवरलैप
हो गया तो उससे बन गया एक एबनॉर्मल पाई बॉन्ड। नॉर्मल नहीं, नॉर्मल पाई बॉन्ड का होता है दो लोब का इंटरेक्शन, ये तो एक ही लोब का इंटरेक्शन आप ले रहे हो। इससे क्या बनेगा, नॉर्मल या एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल पाई बॉन्ड्स। तो ये जो होता है ये तो इस तरह का बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, देखना ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये sp2 है, ये भी sp2 है। इसमें आपका फील्ड है, ये आपका वैकेंट है, दोनों के बीच में बॉन्ड बना है। इसको बोलते हैं एबनॉर्मल पाई बॉन्ड। तो सर इसको पाई बॉन्ड क्यों एबनॉर्मल बोलते हैं फिर? क्यों? नहीं नहीं, इसको पाई बॉन्ड क्यों बोलते हैं, एबनॉर्मल पाई बॉन्ड बोलते हैं। इसको सुनिए, सबसे पहले देखिए साइड बाइज ओवरलैप हो रहा है कि हाँ नहीं, हाँ इसीलिए पाई बॉन्ड में इसको काउंट किया। हेड ऑन तो नहीं हो रहा है ओवरलैप, नहीं। क्योंकि सिग्मा सिग्मा बॉन्डिंग के लिए तो आपका अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस पे हेड ऑन हाँ ओवरलैपिंग सर। होता है। तो आपका तो फिर ऐसे कर रहा है, इलेक्शन टाइम में जैसे हो तो वैसे कर रहा है ये। हम्म। अब बेटा बता दो, इलेक्शन टाइम का जो फोल्डेड एंड होता है ना, तक वो तो नॉर्मली फोल्डिंग एंड होता है, वो नॉर्मल कहाँ होता है? हाँ सर। क्योंकि दो लोग का इंटरेक्शन जो हो बेटा, आप पाई बॉन्ड जो बनाते हो तो पाई बॉन्ड में तो दो लोग का इंटरेक्शन होता है, एक लोग का तो इंटरेक्शन होता नहीं है। हम्म। ओ, आपने कभी देखा एस ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड बनाता नहीं है, हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। पाई बॉन्ड बनाता है हमेशा प्योर पी या प्योर डी। हम्म। बेटा यहाँ पे प्योर पी प्योर डी तो नहीं ले सकते हो, प्योर पी तो ऑलरेडी पाई बॉन्ड करा के आप डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन प्लॉट बना ही चुके हो इंजीनियरिंग में। तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ के आपने जो हाइब्रिड ऑर्बिटल को वैकेंट और फिल किया, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में लेटरल ओवरलैपिंग हो रहा है, वो तो नॉर्मल पाई बॉन्ड बनेगा नहीं, वो तो एबनॉर्मल पाई बॉन्ड बनेगा। हाँ सर। अब पाई बॉन्ड जो होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन ये पाई बॉन्ड तो प्लेन पे रहेगा। तो आपको क्या लगता है इस पाई बॉन्ड पे डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स का कोई इम्पैक्ट आएगा? नहीं। ये सबसे पहले दिमाग में सेट कर लो कि बेंजाइन मैकेनिज्म जो बेंजाइन बनाते हैं उसमें पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन का इम्पैक्ट नहीं आता, याद रखेंगे आप लोग। हाँ सर। सबसे पहले बताओ ये पाई बॉन्ड कहाँ पे बन रहा है, प्लेन पे बन रहा है कि ऑटो प्लेन बन रहा है? प्लेन पे। प्लेन में। प्लेन पे। प्लेन अब पे बन। बेंजीन में रेजोनेंस कहाँ है, प्लेन के ऊपर। तो डिलोकलाइज पाइक्लोड साहब का बेंजीनिंग के ऊपर ये बन रहा है प्लेन पे, तो बेटा क्या एक्सपेक्ट करो, अब रेजोनेंस में जाएगा ये पाई बॉन्ड कभी? नहीं नहीं नहीं। जाएगी। नहीं। ये क्या होगा, ये तो बेंजाइनिक इंटरमीडिएट आ गया, एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? एरोमेटिक इंटरमीडिएट। लेकिन डे टू एबनॉर्मल पाई बॉन्ड अगर इसको छोड़ दोगे तो ये कपलिंग कर लेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है एबनॉर्मल बहुत लेस स्टेबल होता है ये। हाँ सर वो साइक्लोब्यूटेन जैसे डाइमर बना लेता अब आई बात समझ में, ये समझ में आ गया आपको हाँ सर। एबनॉर्मल पाई बॉन्ड? तो ये आप याद रखिएगा कि ये पाई बॉन्ड डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में नहीं जाता है। अभी तक का जर्नी समझ में आ गई है? हाँ सर। अब ये बता दो ये इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कि नहीं, क्योंकि पाई बॉन्ड है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लॉड है, तो क्यों नहीं न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा? अब देखो क्या होता है, ये जो एबनॉर्मल पाई बॉन्ड बनता है इसमें, देखो बेंजीन रिंग का रखा, इस पर अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा NH2 - किया। जैसे NH2 किया यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, तो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, NH2, ये नेगेटिव। इसको कोई प्रोटोनेट कर सकता है कि नहीं बताओ? स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस है, तो प्रोटोनेट करने के लिए किसको लाओगे, सॉल्वेंट लाओगे। तो सॉल्वेंट क्या लिया था आपने, अमोनिया लिया था कि नहीं, याद करो। अमोनिया उसको सॉल्वेट कर देगा। बेटा बताओ ये क्या दिखा रहे हो, एडिशन या एलिमिनेशन? है। एडिशन। एडिशन। ये हो गया एडिशन, इससे पहले क्या दिखाया आपने, एलिमिनेशन। 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 तो आप बता दो, तो ये बेंजाइन मैकेनिज्म में एडिशन एलिमिनेशन दोनों एक साथ होता है। तो पहले क्या दिखाओगे आप, दो बार एक देखो, एक यहाँ पे पढ़ा है मैंने एलिमिनेशन, आप एलिमिनेशन देन एडिशन, एक पढ़ाऊंगा एडिशन देन एलिमिनेशन। वो अलग रिएक्शन है, ये अलग रिएक्शन है। तो ये साइंस ऑफ इसको शॉर्ट में बोला जाता है, एडिशन एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन एडिशन। तो बेंजाइन बनाओ फिर लाइक एडिशन करो। ओके सर।
तो सर बताइए, और समझ में आ एक गया? चीज पूछना था बताइए। सर। ऐसे मतलब जो आपने पहले भी एक रिएक्शन दिखाया था सर, वो एक्वस एनोइच को लेकर। सर ऐसे रिएक्शन में जैसे हम वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में मतलब जनरली नाइट्रोबेंजीन ऐसे को मतलब सॉल्वेंट ले लेते हैं, तो इसमें किसी इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप को ऐसे ले ले सकते हैं जैसे वो एनिलीन को, ऐसा कुछ। इसमें इसमें बेंजाइन मैकेनिज्म के लिए बोल रहे हैं आप? हाँ सर, एक यहाँ तो यही प्रोडक्ट है सर, तो मैं मतलब और एक किसी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को एज वही वही। सॉल्वेंट ले सकता हूँ। जैसे CH3 ले लिए, हाँ और मान लो यहाँ पे क्लोरीन ले लिया मैंने, हाँ ऐसा ले लिया, हाँ। और इस पे मान लो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे सोडामाइड दे दिया और लिक्विड अमोनिया दे दिया मैंने। हम्म यहाँ पे मैं जो बना रहा हूँ आपको, ये देखो मैं प्रोडक्ट क्या बना रहा हूँ, देखो जो भी बनेगा एक्चुअली बनेगा, मतलब मेजर माइनर नहीं होता है यहाँ पे, जो बनेगा सही ही बनेगा, मेजर माइनर नहीं होते यहाँ पे। क्या ये बात समझ में? अ, देखो, ये हाँ NH2 बना है, मैंने क्या बनाया, मेटा डेरिवेटिव या पारा डेरिवेटिव? बेटर। मेटा डेरिवेटिव। अब कुछ तो रीजन होगा इसका, तो देखो हम्म आप सबसे पहले ये बता दो, इसमें बेंजाइन तो ये बनाओगे आप, इधर बनाओ, बेंजाइन एक ही बनेगा। हाँ, एक ही बनेगा। और ये जो ग्रुप होता है, ये तो इसका इंडक्टिव देखना आपको, ओरिएंटेशन के लिए सिर्फ इंडक्टिव देखना, रेजोनेंस का इम्पैक्ट नहीं देखेंगे, क्योंकि बेटा रेजोनेंस नहीं दिखा रहे हो यहाँ पे पाइपॉन में। जो हम्म आपका एबनॉर्मल पाइपॉन वो रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, इसलिए किसी भी सब्स्टिट्यूएंट्स के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कर पाओगे तो उसका ओरिएंटेशन हमेशा उसका इंडक्टिव इफेक्ट कंट्रोल करेगा, रेजोनेंस का इम्पैक्ट नहीं। तो इंडक्टिव में ये क्या दिखाएगा, प्लस है। अगर मान लो कोई ग्रुप अगर प्लस आई इफेक्ट के साथ बन रहा है, तो कार्बन आप क्या बनाओगे, उसके क्लोज बनाओगे, उसके दूर भगाओगे। एक काम करो, दूर मैं आपको दूर देखो नहीं। एक चीज बता, एक चीज बता रहा हूँ, ये लास्ट है, नेक्स्ट और बताऊंगा इस पे। आपको मैं ये कार्बन 2 दे रहा हूँ, आप मेरे को सीधा बता दो स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, पकड़ लोगे आप, समझ में आ जाएगा। 1 और 2 में स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, बताइए। सर 2 का। 1 का ज्यादा होगा वन 2 का से। होगा, वन ज्यादा का होगा। ज्यादा होगा। खाली इंडक्टिव। हाँ क्यों 1 का ज्यादा होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से जितना दूर रखेंगे उतना बेटर। हाँ हाँ, सर। हाँ खाली सर। हाँ सर। इंडक्टिव कोई कंट्रोल। ग्रुप अगर -I देगा तो उसको क्लोज लेके चले जाना। सुनो, -I इफेक्ट देगा तो उसको क्लोज लेके चले जाना निगेटिव को, अब +I देगा तो उसके दूर भगा देना। तब बताइए, आप उसके दूर भगाओगे तो NH2- जो अटैक करेगा वो कहाँ करेगा, यहीं पे अटैक करेगा ना। हाँ सर। अब उस पर अटैक करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा इंटरमीडिएट कुछ ऐसा बना आपका, देखो आफ्टर टेकिंग द NH2, या NH2- होगा, इस पर प्रोटोनेट कर दो NH3 के रिस्पेक्ट में, तो बताओ मेटा डेरिवेटिव या पैरा डेरिवेटिव बनेगा यहाँ पे, मेटा। बेटर। बेटा। तो इसका मतलब हुआ कि नीट का तो क्वेश्चन जो देखे थे ना, वो तो हालत खराब कर देते स्टूडेंट का, मैक्सिमम स्टूडेंट बना के नहीं आया था। इसलिए 720 पे टॉपर नहीं था उस पर, उस पर था कितना पे, 691 पे या समथिंग पे टॉपर था। वो दिखा रहा हूँ क्वेश्चन में, पहले ये समझ में आया आपको। हाँ सर। और जब इस टाइप का हाँ सर। मैकेनिज्म दिखाते हैं तो ये मेजर माइनर नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे एक्सक्लूसिव यही है, मेजर माइनर नहीं होता है इसमें। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ यहाँ पे, ओरिएंटेशन कौन कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल्ड बाय इंडक्टिव। only inductive effect of the substituents in बेंजाइन मैकेनिज्म। तो जहां भी बेटा बेंजाइन मैकेनिज्म होगा उसमें हमेशा ओरिएंटेशन किस कौन कंट्रोल करेगा, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट का ओरिएंटेशन, देखो ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स, मतलब कि रेजोनेंस का इम्पैक्ट लेंगे आप, नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे मेथॉक्सी ग्रुप अगर बेटा होगा, ये मेथॉक्सी ग्रुप, और यहाँ पे क्लोरीन होगा,
यहाँ पे मेथॉक्सी ग्रुप का कौन सा इम्पैक्ट लेंगे आप? प्लस प्लस आर। माइनस आई इफेक्ट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ओरिएंटेशन से करेगा इंडक्टिव सर यहाँ तो प्लस आई। बेंजीन नहीं है। अरे बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इंडक्टिव किसके तरफ जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन की यहाँ तो तरफ। बेंजाइन तो नहीं है ना, माइनस। बेंजाइन अभी बनाने जा रहा हूँ, बेंजाइन बनाने जा रहा हूँ मैं अभी। अगर NaNH2 अगर देंगे इस पे, तो इस पे भी बेंजाइन बना देगा कि नहीं आपका इस तरह का? अब बताओ, उस पे NH2 माइनस जब अटैक करवाओगे तो कार्बन आयन किधर बनाओगे आप? क्लोज टू द मेथॉक्सी या अवे फ्रॉम द मेथॉक्सी? क्लोज। क्लोज। अब बताइए, इस पे पारा डेरिवेटिव आएगा कि मेटा डेरिवेटिव्स? पैरा। अब आई बात समझ में? देखो ये क्या करोगे, NH2 निगेटिव होगा उसको प्रोटोनेट कर दो आप। क्या बनेगा? पारा डेरिवेटिव या मेटा डेरिवेटिव्स? पैरा डेरिवेटिव। पारा डेरिवेटिव्स। और भी कुछ एग्जांपल दूंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि टाइम हो गया, मैं एंड कर दूंगा मीटिंग। ये समझ में आया कि बेंजाइन मैग्नीज कहाँ होता है आपका? सर एक डाउट है। बताइए। सर यहाँ OCH3 का माइनस आई क्यों ले रहे हैं? प्लस आर तो मोर डोमिनेंट होगा ना। अरे बेटा यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, ये जो आप रिएक्शन देख रहे हो यहाँ पे, इसमें जो बेंजाइन आप बनाया आपने, ये बेंजाइन बनाया, इसमें रेजोनेंस का इम्पैक्ट नहीं आता है, इसलिए इंडक्टिव प्रेशर वर्क करेंगे। तो वो तो बेंजाइन जब बनेगा, ये तो बेंजाइन बना नहीं है अभी भी। अरे बेंजाइन जब बनाए, अभी हम लोग प्लस आई इफेक्ट लेंगे क्योंकि आगे रिएक्शन करवा रहे हैं ना, इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट ही कंसीडर करके चलेंगे। रिएक्शन के थ्रू जा रहे हैं हम लोग, कंडीशन तो दे दिए ना आपको कि बेंजाइन मैकेनिज्म चले जाओ, तो फिर वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट आप कंसीडर करो सिर्फ। अच्छा। आप ये बता दो, OCH3 है, ये माइनस है, और OCH3 है, ये माइनस है आपका। कौन ज्यादा स्टेबल होगा इंडक्टिव इफेक्ट पहला के? वाला। दूसरा टू वाला। ग्रेटर देन वन होगा। हम्म, क्योंकि अब निगेटिव जितना क्लोज होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा ना वो। अगर आप थोड़ा सोचो कि बेंजाइन अगर यहाँ पे बना देंगे, थोड़ा सोचो, बेंजाइन अगर यहाँ पे बना दिए, तो फिर निगेटिव आप कहाँ पे लाना चाहोगे? यहाँ पे लाना चाहोगे कि नहीं आप? Fourth होगा। तो फिर मेटा पे आ जाएगा कि नहीं NH2? हाँ हाँ हाँ। तब आई बात समझ में? अच्छा। सीधा सोचो ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे टानेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो ऐसे पुश कर जाएगा, सीधा सोचो। आप बेंजाइन मैकेनिज्म देख लो, बेंजाइन मैकेनिज्म में रेजोनेंस का इम्पैक्ट ही नहीं होता, क्योंकि पाई बॉन्ड आपने कहाँ बनाया? प्लेन पे, आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ। अरे बेटा नहीं, वो बोल रहा हूँ तो, कि जो प्लेन एबनॉर्मल पे आउट एबनॉर्मल ऑफ प्लेन। एबनॉर्मल पाई बॉन्ड जो बना रहे हो वो प्लेन पे बना रहे हो आप। हाँ एब्नॉर्मल पाइप ऑन प्लेन पे है। प्लेन पे। इसमें आज रेजोनेंस जब नहीं जा रहा। आप नहीं नहीं, रिएक्शन जब आप करवा रहे हो तो उसी पाई बॉन्ड को तोड़ रहे हो आप। हाँ। फिर सब्स्टिट्यूएंट का इंडक्टिव इफेक्ट ही कंसीडर करेंगे, रेजोनेंस का इम्पैक्ट ही नहीं आएगा वहां पे। अच्छा हाँ ठीक है ठीक जी। आई बात समझ में? हम्म। तो ये सब और कुछ एक दो स्टेटमेंट लिख दूंगा, हाँ, लेकिन क्लोरीन के ऑर्थो पोजीशन पे क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। अगर क्लोरीन के ऑर्थो पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन नहीं होगा, जैसे क्लोरीन के ऑर्थो पोजीशन पे देखो, मैं यहाँ क्लोरीन लिए, यहाँ पे मेथाइल दे दिया मैंने, अगर NaNH2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो होगा बेटा यहाँ पे नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगा? नो हाइड्रोजन एट ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन ऑफ क्लोरीन। आई बात समझ में? क्यों नहीं होगा रिएक्शन? जी सर। आप याद रखोगे, मेटा को हाइड्रोजन नहीं लेते, ऑर्थो का ही हाइड्रोजन लेते हैं। ये बताओ, ये क्लोरीन है, उसका ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो मेथाइल ग्रुप दे दिया मैंने, रिएक्शन नहीं होगा। तो कुछ आइडिया लगे यहाँ पे बेंजाइन मैकेनिज्म हम्म। और एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सॉल्यूशन, बेंजाइन मैकेनिज्म, SN1 SN2 के बारे में हमें सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। नेक्स्ट क्लास आने दो, प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, हेलोजन सर्विस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सब आपका आ जाएगा। ठीक है, जाइए आप, गुड नाइट। हम लोग जाइए, मीटिंग लीव कीजिए। संयुक्त, आप रुको, आपका एक टॉपिक बता देता हूँ। संयुक्त हो यहाँ पे, ये चले गया, बताइए।
Yes, sir. I know. सर लास्ट में जो लिखा है एक बार दिखाएंगे? लास्ट पर दिखा रहा हूँ, देखिए। अब देखो वहाँ पे संयुक्ता, आज आपका जो प्रॉब्लम था उसमें कार्बोकेटाइन बन रहा था। Yes, sir. कार्बोकेटाइन बेटा क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। Yes, sir. प्लेनर जब होगा तो उस पर क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन ऑफ पेपर, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर आ सकता है। Yes. तो इसीलिए मान लो कि लिविंग ग्रुप होगा फ्रंट पे था, तो फ्रंट पे भी अटैक होगा, बैक पे भी अटैक होगा, तो दोनों आ सकता है वहां पे। Yes, sir. इसीलिए वहां पर रेस्माइजेशन हो गया था। Sir, how can we conclude कि एक का greater than 50% होगा और less than 50% होगा अगर अटैक दोनों साइड से ही हो सकते हैं? देखिए वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ आपको। जो तो क्वेश्चन था वही वहीं पे जा रहा हूँ, तो देखिएगा सिर्फ। अब देखिएगा यहाँ पे रेस्माइजेशन का एक्सटेंट जो बताए थे उसी के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। देखिए ये गए थे यहाँ पे, देखो आप जिनका डाउट नहीं वो लीव कर जाइए, मैं बता रहा हूँ। देखो देखो ये सुनो, ये कार्बोकेटाइन बनाए थे यहाँ पे। Yes, sir. ये क्या होता है कि फ्रंट साइड पे ये डेल माइनस है और ये न्यूक्लियोफाइल को मान लो कि अप्रोच कर रहा है वहां पे, तो ये क्या होता है? रिपेल करेगा, दूसरा को करेगा रिपेल। जी. तो ये न्यूक्लियोफाइल बेटा जब आएगा तो जब तक ये एक सर्टेन डिस्टेंस नहीं मेंटेन करेगा तब तक वो अप्रोच नहीं कर पाएगा रिएक्शन सेंटर पे। मतलब कि न्यूक्लियोफाइल को फ्रंट साइड पे अटैक करने के लिए रिएक्शन सेंटर पे इसको थोड़ा डिस्टेंस जाना पड़ेगा। Okay, sir. मतलब carbocation is being made after the nucleophile attacks. Yes. After making the long distance, then nucleophile can approach the front sides. But after detaching from the carbonyl carbon, nucleophile can attack easily from the back side, right? Okay, sir. That's why from the back side more product, from the front less product. That's why the inversion product should be more than the 50%, but retention product should be less than 50%. Means you are not going to form the enol form these enantiomers in the equal proportion. Means you are going to form, you definitely will get the inverted product more than the retention product. Means you are not getting these enantiomers in the equal proportion. That's why the compound mixer will be respect, but not 100%. Yes, sir. Yes. आई बात समझ में? Yes, sir. Thank you. वेलकम, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट टेबल पे। Good night.